हे दोस्तों, मैं यशवंत सीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट 3 को। और दोस्तों, आज हम इस पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे द डिजिटल मैक्रो एनवायरनमेंट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए कर लेते हैं अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर सीखते हैं कुछ नया सी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जरा एजेंडा को। और एजेंडा के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में। अब दोस्तों, यहाँ पर द रेट ऑफ एनवायरनमेंट ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज, इकोनॉमिक फोर्सेज, पॉलिटिकल फोर्सेज, लीगल फोर्सेज एंड सोशल फोर्सेज, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। आइडेंटिफाई करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट्स के अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उसकी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस के ऊपर। कंसीडर करेंगे लीगल, मोरल एंड एथिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेज दैट आर पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू डिजिटल मार्केटिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन द मैक्रो एनवायरमेंट। उसके बाद हम जो है वो ये डिस्कस करेंगे। तो ये होंगे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम इस पूरे ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। और हम इसके साथ साथ मार्केटर से जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं और देखते हैं उनके अंदर क्या छुपा है। अब दोस्तों, यहां पर आप देखो क्वेश्चंस फॉर मार्केटर्स, यानी कि मार्केटर्स जो है उनके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और किन किन तरीके के, किन किन टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब यहां पर उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे। How important are macro environmental changes to my digital marketing strategy? How can I ensure my online marketing activities are consistent with evolving culture and ethical standards of online communities? ये हम डिस्कस करेंगे। How important is it for me to understand technological innovation? ये हम डिस्कस करेंगे। Which laws am I subject to when marketing online? ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है How is social media marketing likely to impact on my business and what changes do I need make in order to react to social changes in the online marketplace, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आएगा सेकंड लास्ट पॉइंट जो कि होगा व्हाट आर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस दैट कुड इन्फ्लुएंस माय डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग। एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू आई कीप अप इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मार्केटर्स के होते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए, हमने जो है वो एजेंडा डिस्कस किया, एंड देन हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चंस फॉर मार्केटर्स इनको भी डिस्कस कर लिया। तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पर एजेंडा के कंप्लीट टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में। अब हम आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग का। वी एक्सप्लोर द मैक्रो एनवायरमेंट फोर्सेज फोकसिंग ऑन द पोटेंशियल relevance of each to digital marketing strategy. In the marketing literature, there are widely used mnemonics that aim to act as an aid memory for the macro environmental forces past, slept and pastel, where each letter represents a slightly different arrangement of the following macro forces. अब यहाँ पर ये कहता है कि हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं मैक्रो एनवायरमेंट की फोर्सेस को और स्पेशली फोकस कर रहे हैं उस पोटेंशियल को जिसकी रेलेवेंसी है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के साथ। और यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग का लिटरेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे, फिर काफ़ी ज़्यादा वाइडली जो है वो यूज कर रहा है निमोनिक्स को। और ये वो एक्ट है जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट की फोर्सेस के अंदर, जैसे कि आपके पास यहाँ पर पेस्ट है, स्लेप्ट है और पेस्टल है, इसी तरीके से आपके पास हर एक लेटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लाइटली डिफरेंट है दूसरी अरेंजमेंट के साथ जो कि इस माइक्रो फोर्स की कैटेगरी के अंदर आती है। अब यहाँ पर आप देखो पॉलिटिकल फोर्सेज, इकोनॉमिक फोर्सेज, सोशल फोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज, लीगल फोर्सेज, एनवायरमेंटल फोर्सेज, ये सारी मैक्रो फोर्सेज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इसी डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो फॉर द प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू कैरी आउट अ थ्रू असेसमेंट of the forces that are shaping the online market environment and identify which forces have implication for their own marketing planning and strategic initiatives. अब यहाँ पर ये जो है कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर होता है उसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि वो कैरी आउट करे उस असेसमेंट फोर्सेस को जो कि आपके पास शेप आउट करती है ऑनलाइन मार्केटिंग के एनवायरनमेंट को और आइडेंटिफाई करती है उन फोर्सेस को जो कि इम्प्लीकेट कर रही है उस डिजिटल मार्केटिंग की प्लानिंग के लिए और उसकी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के लिए। तो ये है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन वाज कंप्लीटेड।
टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस और पॉलिटिकल फोर्सेस। अब आ गए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो मैक्रो फोर्सेस होती है, उनके बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंट्रोड्यूस न्यू वेज टू एक्सेस टारगेट मार्केट्स थ्रू चैनल इंटीग्रेशन एंड क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सेस प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस। अब टेक्नोलॉजी जो है आपके पास टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई वो जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मार्केटिंग के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज को, जिसके थ्रू हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपने नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को। उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने नए तरीके अपनी मार्केट को टारगेट करने के लिए थ्रू डिफरेंट चैनल इंटीग्रेशन, यानी कि दूसरे चैनल्स को जमा करके और उनके थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट करवा के अपने प्रोडक्ट की। और तीसरा जो है वो है आप क्रिएट कर सकते हो न्यू फॉर्म ऑफ एक्सेस प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस, यानी कि आप जो है कस्टमर्स के लिए न्यू एक्सेस प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो ये है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज। सेकंड वन इज इकोनॉमिक फोर्सेज। Cause variation in economic condition and affect trading opportunities, influence consumer spending and business performance and have significant implication for digital marketing planning। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक फोर्सेज है वो क्या कहता है, वो यहाँ पर कॉज करती है वेरिएशन को इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। अब जो हमारी इकोनॉमी है बेसिकली वो हमारे बिजनेस के ऊपर कंप्लीटली जो है वो वेरी करती है कि जिस तरीके से हमारा बिजनेस चलेगा उस तरीके से हमारी इकोनॉमी चलेगी। तो इसी तरीके से ये वेरिएशन आती है इसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन से, यानी कि जो चेंजेस आएंगे वो वेरिएशंस होंगी और जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर अफेक्ट करता है ये ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज को भी, इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर स्पेंडिंग को, क्योंकि डेफिनेटली इकोनॉमी जब लो होगी तो कंज्यूमर जो है यानी कि जो कस्टमर है वो यहाँ पर स्पेंड नहीं करेगा ज़्यादा पैसे किसी चीज़ को खरीदने में, बल्कि वो बचाने की कोशिश करेगा। बिजनेस परफॉर्मेंस एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग। अब यहाँ पर उसके साथ साथ जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर मार्केटिंग प्लानिंग। उसके बाद हमारे पास जो इम्प्लीकेशंस है वो भी आती है इस मार्केटिंग की प्लानिंग के अंदर। पॉलिटिकल फोर्सेज, नेशनल गवर्नमेंट्स एंड ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द future adoption and control of the internet and the rules by which it is governed। अब यहाँ पर हमारे पास पॉलिटिकल फोर्सेज हैं जिसके अंदर नेशनल गवर्नमेंट और ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है डिटरमिन करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए हमारे फ्यूचर की एडॉप्शन को और कंट्रोल करने को हमारे इंटरनेट को, और वो रूल्स जो कि वो खुद गवर्न करती है उनको फॉलो करती है और फॉलो करवाती है भी। ओके, लीगल फोर्सेज डिटरमिन the methods by which products can be promoted and sold online, laws and ethical guidelines that seek to safeguard individuals' right to privacy and businesses rights to free trade। अब यहाँ पर जो लीगल फोर्सेज है बेसिकली वो डिटरमाइन करती है आपके पास उन मेथड्स को जो कि आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए और आपके प्रोडक्ट की सोल्ड यानी कि बेचाई के लिए ऑनलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कुछ लॉज हैं जो कि कुछ एथिकल गाइडलाइंस हैं वो ढूंढती है उन सेफगार्ड इंडिविजुअल्स को जो कि राइट टू प्राइवेसी हो और टू बिजनेस हो और राइट टू फ्री ट्रेड हो। सोशल फोर्सेस, कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग digital communities that influences use of the internet and the service business provider online। अब यहाँ पर सोशल फोर्सेस क्या कहती है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है अमंग डिजिटल कम्युनिटीज वो इन्फ्लुएंस करती है उस यूज ऑफ इंटरनेट और यूज ऑफ सर्विसेज जो कि बिजनेस देंगे, जो कि बिजनेस चला रही है, जो कि बिजनेस रन कर रही है और प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज ऑनलाइन। द मेन रीजन फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ चेंजिंग in the macro environment is to be aware of how changes in social behavior, new laws and technological innovation can create opportunities और threats। अब यहाँ पर जो मेन रीजन है वो ये है कि इसका जो ट्रैक है कंप्लीट चेंजिंग का या फिर कंप्लीट चेंजेस का, वो यहाँ पर मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेयर करता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से चेंज होगा इसका सोशल बिहेवियर नए लॉज के साथ, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के साथ, और किस तरीके से नई क्रिएट हो रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। Organizations that monitor and respond effectively to their macro environment can create differentiation and competitive advantages that enable the business to survive and prosper। अब यहाँ पर जो organizations हैं वो monitor करती हैं, वो respond करती हैं effectively macro environment में, ताकि वो create कर सके differentiate या वो differentiation कर सके और जो कॉम्पिटिटिव आपके पास एडवांटेजेस हैं उसके वो उसको अनेबल कर सके ताकि उसका बिजनेस जो है वो प्रॉपर्ली सर्वाइव कर सके और प्रोस्पेरिटी उसके अंदर आ सके।
The rate of environment change. In the digital world, changes in social culture and particularly pop culture, what's hot and what's not. यानी कि अब हम बात कर रहे हैं द रेट ऑफ एनवायरमेंट चेंजेस, यानी कि एनवायरमेंट चेंज होने पे रेट पे क्या फर्क पड़ता है. अब डेफिनेटली इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाएगी तब जब हमारे पास बिजनेसेस जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाएंगे. तो यहां पर ये बात कर रहा है डिजिटल वर्ल्ड की कि अगर चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं तो हम किस तरीके से सोशल कल्चर और हमारे पास जो पर्टिकुलर पॉप कल्चर है जिसके अंदर कुछ चीजें हॉट है कुछ चीजें नहीं है, तो यहां पर वो क्या करता है, वो टेंड करता है वेरी रैपिडली, यानी कि ये चीज काफी ज्यादा तेजी से हो सकती है. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड चेंजेस इन देयर पॉपुलैरिटी टेंड टू अकर फ्रिक्वेंटली एंड विद इंक्रीजिंगली स्पीड फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन. अब यहां पर इंट्रोडक्शन जो है नई टेक्नोलॉजीज का और चेंजेस उन पॉपुलैरिटी का, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी का चेंजेस वो यहां पर टेंड करता है, उस फ्रिक्वेंटली अकर करता है और यहां पर हमारे पास उसकी जो स्पीड है बेसिकली वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है. इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो कि आता है कमर्शलाइजेशन में, गवर्नमेंट एंड लीगल चेंजेस tend to happen over longer time scales. Therefore, digital marketers need to be alert to the forces that are important in the context of their own trading environment so they can aim to ensure the competitiveness of the business. अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो यहाँ पर लीगल चेंजेस है वो भी यहाँ पर टेंड करता है कि यहाँ पर ये जो है वो काफी लंबे समय तक, काफी लंबे टाइम के स्केल तक आएगी. Therefore, डिजिटल मार्केटर नीड टू बी अलर्ट. अब यहाँ पर जो बेसिकली इसके बाद जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो अलर्ट हो जाएं फोर्स के अकॉर्डिंग, और ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए काफी कॉन्टेक्स्ट कि जो उनकी ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर इंश्योर करें कि वो कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस का यहाँ पर बिजनेस के अंदर देखने को मिल रहा है. स्ट्रेटेजिक एजिलिटी, द कैपेबिलिटी to innovate and so gain competitive advantage within a marketplace by monitoring changes within an organization marketplace and then effectively evaluating alternative strategies, selecting, reviewing and implementing appropriate candidate strategies. अब यहाँ पर बात हो रही है strategic agility की. अब वो कैपेबिलिटी जो कि इनोवेट करने की है और यहाँ पर गेन करने की है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की विद इन मार्केट प्लेस, यानी कि मार्केट प्लेस के अंदर मॉनिटरिंग करने के बाद उन चेंजेस को जो कि ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट प्लेस के अंदर आ रहे हैं और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली एफिशिएंट तरीके से इवेल्युएट करना उसकी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज. मान लो अगर कोई लॉस में जा रहा है तो उसकी जो है ऑल्टरनेटिव जो स्ट्रेटजीज हमने पहले से बना रखी है उसको हम किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कैंडिडेट की स्ट्रेटजीज को, ताकि उस बिजनेस को प्रॉपरली रन किया जाए इन रिसेशन टाइम. रिसेशन यानी कि मंदी के टाइम. टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड डिजिटल एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी terminology as making mistakes can have significant consequences. In this section we explore digital technology, the internet, the web and mobile technology and consider digital security and emerging technology. These are key factors which currently have significant implications for digital marketing planning. अब यहां पर जो डिजिटल आपके पास मार्केटिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि यहां पर आती है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस. अब जो मार्केटर्स हैं उनको ये जानने की जरूरत है, ये चीज समझने की जरूरत है कि जो डिजिटल आपके पास यहां पर डिवाइसेस हैं, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, अब उसके अंदर काफी दफा जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं. काफी अलग अलग सिचुएशंस में मिस्टेक, अलग अलग फैक्टर्स पे मिस्टेक्स जो है वो हम कर बैठते हैं. अब इस सेक्शन के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, आपके पास इंटरनेट, वेब और मोबाइल टेक्नोलॉजी, और फिर कंसीडर करेंगे उस डिजिटल सिक्योरिटी को जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है. आपके पास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनकी तरह हमें ध्यान रखना चाहिए. दीज आर की फैक्टर्स विच करंटली हैव सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस. अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ की फैक्टर्स हैं जो कि करंटली अभी सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस में हमें डिजिटल मार्केटिंग की प्लानिंग के अंदर डिस्कस करना है. यहां पर आप देखो इंटरनेट सबसे पहले. द फिजिकल नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब, इट कंसिस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क सर्वर्स एंड communication links between them that are used to hold and transport the vast amount of information. अब यहां पर सबसे बात हो रही है इंटरनेट की.
अब इंटरनेट तो हम सभी लोग यूज करते हैं, पूरी दुनिया में यूज होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास फिजिकल नेटवर्क है वो बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलाकर, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को लिंक करके एक बहुत ही बड़े स्केल पर नेटवर्क बनाता है, और उसको हम बोलते हैं ग्लोबल नेटवर्क। तो ग्लोबल नेटवर्क जो है उसी को कहते हैं इंटरनेट। ये कंसिस्ट करता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक नेटवर्क जो है वो सर्वर के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारे सर्वर्स को मिलाकर बहुत सारे सर्वर्स का एक कंप्लीट कनेक्शन बनाता है, और कनेक्शन बना के उसको जब कनेक्ट करता है तो वो एक नेटवर्क की फॉर्म जो है वो बना देता है। उसी तरीके से आपके पास कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, और कम्युनिकेशन लिंक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ में जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डेटा का एक्सचेंज करते रहते हैं। अब ये करते क्या है कि ये जो है वो यूज करते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए और डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बहुत ही बड़े स्केल पे बहुत ही बड़ी अमाउंट में डेटा को, इंफॉर्मेशन को ये एक्सचेंज करते रहते हैं दिन भर में। यूं समझो कि जितना डेटा जनरेट होगा उससे ज्यादा डेटा जो है वो वहां पर ट्रांसफर होता है, वो वहां पर रिसीव होता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, द वर्ल्ड वाइड वेब is a medium for publishing information and providing services on the internet. It is accessed through a web browser which displays site content on different web pages. The content making a website is stored on web servers. अब यहाँ पर जो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो बेसिकली यूं समझो कि वो एक एक्सटेंशन है जहां से आप पहचान सकते हो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक मीडियम है पब्लिश करने का अपनी इंफॉर्मेशन को और प्रोवाइड करने का सर्विसेज इंटरनेट पे। ये एक्सेस किया जा सकता है आपके पास वेब ब्राउजर के थ्रू, यानी कि जो भी आप वेबसाइट खोलते हो उसके स्टार्टिंग में आपने देखा होगा www. आपके पास etc.com, यानी कि कोई भी आपके पास जो है वो डोमेन होते हैं। तो यहां पर ये क्या है, ये पब्लिशिंग मीडियम है जिससे आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हो। विच डिस्प्ले साइट कंटेंट ऑन डिफरेंट वेब पेजेस। अब यहां पर ये जो है वो डिफरेंट आपके पास अकॉर्डिंग टू योर सर्च उसी के हिसाब से उससे रेलेवेंट या फिर उससे रेलेवेंसी रखने वाले रिजल्ट्स को, वेब पेजेस को आपको शो करवा देता है। तो कंटेंट मेकिंग अ वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स। अब यहां पर जो कंटेंट मेकिंग वेबसाइट्स है वो स्टोर होती हैं उस वेब सर्वर के ऊपर। वेब सर्वर used to store the web pages accessed by web browsers। अब यहां पर जो ये चीज हुई है, जो वेब सर्वर है वो बेसिकली यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए वेब पेजेस को, ताकि वो जो है वो एक्सेस किए जा सकें वेब ब्राउजर की मदद से। दे में ऑल्सो कंटेन डेटाबेसेस ऑफ कस्टमर और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन विच कैन बी क्वेरीड एंड रिट्रीव्ड यूजिंग अ ब्राउजर। अब यहां पर जो डेटाबेसेस यानी कि ये चीज जो है वो यहाँ पर डेटाबेसेस को कंटेन करती है ताकि कस्टमर जो है अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो या फिर अपनी क्वेरी हो उसको रिट्रीव कर सकें इजी तरीके से, और यहाँ पर ब्राउजर के थ्रू जो भी उनकी एक्सपीरियंस, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी वेब पेज पे जाकर उन वेब पेजेस को भी देख सकें। तो ये है हमारे पास वेब सर्वर जहाँ पर हमारा जो वेब पेज है वो जाके स्टोर होता है, ताकि वहां से जो है रिक्वेस्ट करेगा यूजर, और यूजर की रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी आईपी एड्रेस के थ्रू आपके सर्वर पे, एंड देन सर्वर पे जाने के बाद उसी सर्वर से उससे भी जो भी रेलेवेंट रिजल्ट होंगे, जो भी उसकी सर्च है वो वेब पेजेस उनको शो कर दिए जाएंगे, तो वो उसको ब्राउजर से एक्सेस कर पाएगा। वेब ब्राउजर ब्राउजर्स सच एज गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर provide an easy method of accessing and viewing information stored as HTML web documents on different web servers। अब यहाँ पर जो वेब ब्राउजर्स हैं, बेसिकली ब्राउजर जो है वो यहाँ पर गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी है एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो डेफिनेटली आपने इनमें से बहुत सारे ब्राउजर्स को यूज किया होगा। वो प्रोवाइड करते हैं एक इजी मेथड ताकि आप एक्सेस कर सको और व्यू कर सको, यानी कि देख सको इन्फॉर्मेशन को, उस इन्फॉर्मेशन को जो कि स्टोर है HTML वेब डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हमारे वेब सर्वर में, और आपकी सर्च के अकॉर्डिंग ही वो जो भी आपकी सर्च है उससे रेलेवेंट रिजल्ट, उससे रेलेवेंट वेब पेजेस को वो आपको यहां पर लाकर प्रोवाइड कर देता है, और यहां पर जो है आपको रिजल्ट दिखा देता है। स्ट्रीम मीडिया सर्वर, अ स्पेशलिस्ट सर्वर यूज टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो, पॉडकास्ट और वीडियो, IPTV or webcast presentation. Served streams can be unicast. A separate copy of a stream is served for each recipient. Multicast recipient share streams to peer. अब यहां पर हमारे पास है स्पेशलिस्ट, यानी कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं सर्वर के वो यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियो को, जो कि बेसिकली पॉडकास्ट भी होता है, और वीडियो यानी कि IPTV और वेबकास्ट प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, और ये सर्व करता है स्ट्रीम ऑफ यूनिकास्ट।
अब यूनिकास्ट आपके पास जो है बहुत सारी स्ट्रीम्स यानी कि अलग अलग तरीके से आपके पास डेटा आ रहा है, उसको आपको सेटअप करना है, उसको आपको अरेंज करके रखना है। और यहाँ पर जो है आपके पास डिफरेंट जो रेसिपिएंट्स होते हैं, बेसिकली जो आपके पास यूजर्स होते हैं, वो उस डिफरेंट तरीके से उसको देखते हैं और आप जो उसको डिफरेंट तरीके से सर्च करते हो अकॉर्डिंग टू योर यूजर परसेप्शन। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रेसिपिएंट्स होते हैं जो कि शेयर करते हैं स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन को विद हेल्प ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। यूनिफॉर्म या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि यूट्यूब से यूआरएल कॉपी कर लो, गूगल से यूआरएल कॉपी कर लो, डेफिनेटली चीज सुनी होगी। तो यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अ वेब एड्रेस यूज टू लोकेट अ वेब पेज ऑन अ वेब सर्वर। अब यहां पर जो वेब एड्रेस होता है वो यूज किया जाता है लोकेट करने के लिए वेब पेज को वेब सर्वर के ऊपर। URL strategy. Today marketers often need to discuss different options for describing addresses for their content for campaigns. अब यहाँ पर आज के टाइम पे जो मार्केटर्स हैं उनको ये जरूरत है कि वो डिस्कस करें डिफरेंट ऑप्शंस को, ताकि वो डिस्क्राइब कर सकें उन एड्रेसेस को जो कि उसके कंटेंट के लिए कैंपेन्स में स्टोर है, या फिर उनके कंटेंट के लिए जो कि वो डिफरेंट कैंपेन्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज a country or blog referenced on a subdomain or a subfolder। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दी है कि जो एक कंट्री है और यहाँ पर एक ब्लॉग है जो कि उससे रेफरेंस्ड है और वो है सब डोमेन में और सब डोमेन के अंदर वो है सब फोल्डर में। हाउ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट और प्रोडक्ट्स स्ट्रक्चर्ड विद इन अ फोल्डर हायरार्की। अब यहाँ पर किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट या फिर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में फोल्डर के अंदर एक हायरार्की मेंटेन करते हुए स्टोर किए जाते हैं। अब हायरार्की का मतलब है किसी भी चीज को प्रॉपर्ली अरेंज करके स्टोर करवाना, उसको बोलते हैं हायरार्की, यानी कि तरतीब से किसी चीज को, किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना किसी भी फोल्डर के अंदर, उसको बोलते हैं हायरार्की। The defined methods used are known for businesses as URL strategy। अब ये जो है वो डिफाइन करता है मेथड्स को जो कि यूज किए जाएं और उसको यहां पर ये कहा जाता है कि ये जो है वो बिजनेस के यूआरएल की स्ट्रेटेजी के लिए है। यह है यूआरएल स्ट्रेटेजी। URL strategy, a defined approach to forming URLs including the use of capitalization, hyphenation and subdomains for different brands and different location। अब यहाँ पर ये जो है वो इस तरीके से डिफाइंड होता है कि ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि फॉर्म कर रही है आपके पास URL को, जिसमें इंक्लूड हो रहा है कैपिटलाइजेशन, हाइफिनेशन एंड सबडोमेन्स डिफरेंट ब्रांड्स के लिए और डिफरेंट लोकेशन पे। This has implication for promoting a website offline through promotional URLs, search engine optimization and findability। अब ये जो है वो implications यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी प्रमोटिंग के लिए ऑफलाइन वो यहाँ पर प्रमोट करती है प्रमोशनल URLs को, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, फाइंडेबिलिटी है, उनके लिए। How does the internet work? In this section, we briefly examine some of the fundamental aspects of internet technology। अब यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हम जो है वो briefly examine करेंगे कुछ fundamental aspects इंटरनेट टेक्नोलॉजी के। Marketers should understand the technological underpinning of digital marketing। अब यहाँ पर जो marketers हैं basically वो यहाँ पर understand करेंगे technological underpinning को और यहाँ पर digital marketing के अंदर। This enables them to discuss technology options with systems vendors and technical staff and take the right decision about which technologies to adopt। अब यहाँ पर ये जो है बेसिकली वो अनेबल करेगी ताकि वो डिस्कस कर सके टेक्नोलॉजी ऑप्शंस को कि कौन कौन से सिस्टम वेंडर्स, कौन कौन सा टेक्निकल स्टाफ वो बिल्कुल राइट है राइट डिसीजन लेने के लिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट करें। Many digital marketers are active bloggers or engaged in social networks since this enables them to gain first-hand experience of the latest developments। अब यहाँ पर हमारे पास जो बहुत सारी डिजिटल मार्केटर्स हैं वो यहाँ पर एक्टिवली जो है वो ब्लॉगर्स हैं और वो इंगेज करते हैं सोशल नेटवर्क्स के साथ और यहाँ पर जो है वो बेसिकली अनेबल होते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यानी कि जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है लेटेस्ट डेवलपमेंट में। तो ये है हमारे पास हाउ डज द इंटरनेट वर्क, यानी कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। द इंटरनेट इज अ लार्ज स्केल क्लाइंट सर्वर सिस्टम वेयर कंटेंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम क्लाइंट पीसी whose user request service from server computers that hold content, rich media and host businesses application that
डिलीवर द सर्विसेज इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर जो इंटरनेट है वो लार्ज स्केल पे यानी कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम के ऊपर वो जो है कंटेंट को ट्रांसमिट करता है क्लाइंट के पीसी के ऊपर, और यहाँ पर वो जो यूजर की रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली उसको सर्वर से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके कंप्यूटर्स के ऊपर, ताकि वो और जो सर्वर है वो यहाँ पर होल्ड कर रहा है उसके कंटेंट को। जहाँ से आपके पास यहाँ पर डिफरेंट मीडियम्स हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर मीडिया है, आपके पास यहाँ पर जो है दूसरी होस्ट बिजनेस यानी कि वो बिजनेस एप्लीकेशन जो कि उस सर्वर के ऊपर होस्ट कर दी गई हैं यानी कि डिप्लॉय कर दी गई हैं, वो एप्लीकेशन होती है ताकि वो डिलीवर कर सकें अपने उस जिस भी वेब पेज पर उसे किया, जिस भी एप्लीकेशन को उसने ओपन किया वहाँ से उसकी सर्विसेज को उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली और वो यहाँ पर रिस्पॉन्स कर सके। Client PCs within homes and businesses are connected to the internet via local internet service providers, which in turn are linked to larger ISPs with connections to the major national and international infrastructures or backbones। अब यहाँ पर जो client PCs होते हैं बेसिकली वो होते हैं घरों के अंदर या फिर आपके पास होते हैं बिजनेसेस के अंदर जो कि कनेक्टेड होते हैं आपके पास इंटरनेट के थ्रू और इंटरनेट के साथ बेसिकली, और यहाँ पर वो कनेक्ट होते हैं लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि छोटे छोटे टाउन्स में छोटे छोटे आपके पास यहाँ पर एरियाज के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको बोलते हैं आईएसपी। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जो आपको घर पे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं आईएसपी, जो कि आपके घर पे इंटरनेट की जो सर्विस है उसको प्रोवाइड कर रहा है। विच इन टर्न आर लिंक टू लार्जर आईएसपीज विद कनेक्शन टू द मेजर नेशनल। अब यहाँ पर इन टर्न क्या आपके पास ये जो है वो यहाँ पर लिंक करता है बड़ी यानी कि इंटरनेशनल लार्जर आईएसपी कनेक्शंस को, जो कि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और की बैकबोन्स है। क्लाइंट सर्वर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और बैकबोन्स, इन तीनों को भी हम डिस्कस करते हैं। क्लाइंट सर्वर, द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स सच एज पीसीज शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज डेटाबेस स्टोर्ड ऑन अ मोर पावरफुल सर्वर कंप्यूटर। अब यहाँ पर जो क्लाइंट सर्वर है बेसिकली जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो कंसिस्ट करता है क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर पीसी है और वो शेयर करता है रिसोर्सेज को, जिसके अंदर आपके पास जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को वो पावर्ड तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट करेगा और फिर सर्वर जो है उसी कंप्यूटर के ऊपर उसके आईपी एड्रेस को देखते हुए वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, अ प्रोवाइडर enabling home or business users a connection to access the internet that they can also host web based applications। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोवाइडर होता है वो अनेबल कर लेते हैं होम और बिजनेस यूजर के लिए, जो होम यूजर्स हैं और जो बिजनेस यूजर्स हैं उनके लिए इंटरनेट के कनेक्शन को, ताकि वो जो है उन एप्लीकेशन को जो कि वेब सर्वर के ऊपर होस्टेड है उनको यूज कर सकें। बैकबोन्स, high speed communication links used to enable internet communication across a country and internationally। अब यहाँ पर जो बैकबोन्स यानी कि जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो यूज किए जाते हैं एनेबल करने के लिए इंटरनेट कम्युनिकेशन को अक्रॉस द कंट्री और इंटरनेशनली भी, यानी कि डोमेस्टिक बेसिस पे भी और इंटरनेशनली भी। स्टैटिक फिक्स्ड वेब पेज, अ पेज ऑन द वेब सर्वर दैट इज इनवेरिएंट। अब यहां पर स्टैटिक यानी कि स्टैटिक का मतलब होता है वो चीज जो कि यहां पर चेंज नहीं हो सकती, जो अनचेंज रहे उसको बोलते हैं स्टैटिक, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो वो पेज जो कि स्टैटिक वेब पेज होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो यहां पर उसी की बात हो रही है। अ वेब पेज ऑन द वेब सर्वर दैट इज इनवेरिएंट, यानी कि वेरिएशन का मतलब होता है चेंज लाना, बदलाव लाना। यहां पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते जिसको जो पेज स्टैटिक है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब है चेंजेबल, यानी कि वो चीज जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं डायनामिक, और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं स्टैटिक। अब यहां पर आप देखो, अ पेज दैट इज क्रिएटेड इन रियल टाइम ऑफ्टन विद रेफरेंस टू अ डेटाबेस क्वेरी इन रिस्पॉन्स टू अ यूजर रिक्वेस्ट। अब यहां पर डायनामिक वेब पेज के क्या कहते हैं कि जो पेज है आपके पास वो क्रिएट किया गया है रियल टाइम रिस्पॉन्स के लिए, और यहां पर वो रेफरेंस कर रहा है उस डेटाबेस की क्वेरी के ऊपर कि जब भी कोई यूजर का रिक्वेस्ट आता है तो उसको उसके ऊपर जो है वो रैपिडली रिस्पॉन्स करना है कि यूजर ने किस चीज के लिए रिक्वेस्ट की है, किस चीज के लिए उसकी सर्च है, उसकी सर्च के रेलिवेंट रिजल्ट्स उसको शो करवा देने हैं। ट्रांजैक्शन लॉग फाइल, अ वेब सर्वर फाइल दैट रिकॉर्ड्स ऑल पेजेस रिक्वेस्ट। अब यहां पर जो ट्रांजैक्शन जो आपके पास यहां पर ट्रांजैक्शन लॉग फाइल्स हैं वो क्या करती हैं कि जो आपके पास यहां पर वेब सर्वर फाइल है वो क्या है, वो यहां पर रिकॉर्ड्स हैं सारे पेजेस की रिक्वेस्ट का। लॉग फाइल्स जहां पर आपके सारी जो लॉग फाइल्स होती हैं कि जितनी भी आपके पास अभी तक रिक्वेस्ट आई हैं आपके पेज के लिए वो सारी स्टोर होती हैं उन्हीं लॉग फाइल्स के यानी कि फोल्डर के अंदर जो कि आपके वेब सर्वर पे स्टोर होता है।
और उनको हर कोई जो है वो यहाँ पर नहीं खोल सकते हैं कि क्लाइंट जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि उसको सिर्फ कंपनी एक्सेस कर सकती है। वेब एनालिटिक्स techniques used to access and improve the contribution of digital marketing to a business, including reviewing traffic volume, referrals, click streams, online reach data, customer satisfaction surveys, leads and सेल्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेब एनालिटिक्स होते हैं वो टेक्निक्स होती हैं यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए कंट्रीब्यूशन को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे बिजनेस में, और वो इंक्लूड करने के लिए, रिव्यू करने के लिए ट्रैफिक के वॉल्यूम को, रेफरल करने के लिए क्लिक स्ट्रीम्स कितने हैं, यानी कि कितने बार लोगों ने क्लिक किया है, क्लिक स्ट्रीम्स कितने हैं, क्लिक जो आपके पास यहाँ पर थ्रू रेट है वो कितना है, और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कितनी है। उसके बाद ऑनलाइन रीच डेटा कंज्यूमर वो कितने हैं आपके पास, और सेटिस्फेक्शन कितनी है सर्वेस के बाद, यानी कि पहले कस्टमर आया, कस्टमर ने आपकी वेब पेज को सर्वे किया, सर्वे के बाद कितने % कस्टमर ऐसे थे जो कि सेटिस्फाइड थे आपके प्रोडक्ट के, आपकी वेब पेज से और ओवरऑल आपकी एप्लीकेशन से जो कि आपने सर्वर पर डाल रखी है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वो कितने लोगों ने जो है आपके साथ यहाँ पर बेसिकली कांटेक्ट किया, कितने लोगों ने आपके साथ कोऑर्डिनेट किया आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और कितने लोग, कितनी सेल जो है वो आपकी हुई। तो ये सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड जो है पहले से ही आती है, यानी कि पहले आपके पास जो है रिस्पॉन्स क्या था, उसी के अकॉर्डिंगली आप आगे आने वाले एनालिसिस को देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो ये थे वेब एनालिटिक्स। डिजिटल मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर अब आ गई डायग्राम। अब डायग्राम के थ्रू हम जरा इसको समझते हैं। ओके, यूजर रिस्पेक्ट पेज, यहां पर बात हो रही है यूजर रिक्वेस्ट पेज। अब सबसे पहले आप इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करो। यहां पर आप देखो ये है यूजर रिक्वेस्ट पेज जो कि यहां पे जा रहा है, यानी कि ये जा रहा है किस पे, सर्वर पे। अब सबसे ऊपर आप देखो HTTP जो है आपके पास यहां पर देखने को मिलता है, और ये एक प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योरिटी के लिए यूज होता है वेबसाइट की। HTTP सेंड कम्युनिकेशन, यानी कि HTTP जो है उसने सेंड कर दिया कम्युनिकेशन। अब यहां पर आप देखो यूजर ने रिक्वेस्ट की उस पेज के लिए, उसने सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद वो जो रिक्वेस्ट है वो यहां पर गई HTTP गेट कम्युनिकेशन, यानी कि गेट कम्युनिकेशन, यह गई सेंड कम्युनिकेशन। यहां पर आ गई सेंड कम्युनिकेशन, गेट कम्युनिकेशन। इसने रिक्वेस्ट की, इसने गेट किया, उसके बाद इसने जब वापस रिस्पॉन्ड किया तो सर्वर रिटर्न्स पेज रिक्वेस्टेड। अब यहां पर सर्वर ने जो है जो पेज से, यानी कि जिस यूजर ने रिक्वेस्ट की थी सर्वर के अंदर इस वेब पेज को देखने की, तो वो गई, उसके बाद किसके साथ गई, गेट कमांड के साथ गई। तो गेट कम्युनिकेशन, यानी कि उसने जो है कम्युनिकेशन गेट कर ले लिया। उसके बाद सर्वर ने जो है वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्ड किया कि सर्वर रिटर्न्स पेज रिक्वेस्टेड, और उसने किसके साथ किया, सेंड वाले कीवर्ड के साथ किया। तो देने के टाइम पे गेट, लेने के टाइम पे सेंड। उसी तरीके से यहां पर आप देखो ये क्या है, ये क्लाइंट का पीसी है। ये जो आप यहां पर मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, मैं जो लेफ्ट साइड पे है वो क्लाइंट का पीसी है, और जो राइट साइड पे वो है वेब सर्वर। यहां पर आप देखो क्लाइंट पीसी रनिंग वेब ब्राउजर। अब जो क्लाइंट पीसी है वो यहां पर रन करता है वेब ब्राउजर को, और यहां पर आ गई आपकी ISP, और यहां पर आ गया आपका इंटरनेट, यानी कि यहां पर आपकी ISP आ गई, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहां पर आ गया इंटरनेट, और यहां पर आ गया वेब सर्वर। अब यहां पर से है, यानी कि जो आपका क्लाइंट पीसी जो है वहां से वेब ब्राउजर से आपने रिक्वेस्ट की, और वो रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर पे क्योंकि वो वेब पेज स्टोर है जिसको आपको देखने की रिक्वेस्ट की है वेब ब्राउजर पे, यहां पर आ गई। अब जो वेब सर्वर है वो उसका काम क्या है कि वो यहां पर सर्वर रनिंग वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। अब यहां पर जो सर्वर है वो यहां पर रन करेगा वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को, और यहां पर वो जो है वो यहां पर कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, कनेक्शन बनाएगा किसके साथ, जहां पर वो जो आपका पेज है वो स्टोर हो रखा है। यहां पर आप देखो ये सर्वर जो है वो डेटा, यानी कि जो ट्रांजैक्शन लॉग फाइल्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। यहां पर आप देखो HTML एंड ग्राफिक्स फाइल है, यहां पर डेटाबेस एंड एप्लीकेशन सर्वर। यहां पर ये जो है ये आप तीनों देख रहे हो, इन तीनों के साथ जो है सर्वर कनेक्टेड है। इसके बाद सर्वर के जो है वो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर सुनेगा, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट सुन लिया, उसके बाद क्या करेगा कि वो जो है वो वेब पेज जिसके लिए आपने सर्वर को रिक्वेस्ट की थी वो वेब पेज सर्वर आपको सेंड कर देगा आपके IP एड्रेस पे। और ये जो HTTP है बेसिकली ये आपके पास जो है यहां पर आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आता है HTTP, और ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू
वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है उसको देखा जाता है। यानी कि HTTP का मतलब है वेबसाइट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर HTTPS आ जाए तो जो लास्ट में S होता है उसका मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये होता है हमारे पास इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। यहां पर आप समझ गए कि क्या हुआ है इस कंप्लीट सीन। और इसी तरीके से जो डेटा का एक्सचेंज है सर्वर टू कंप्यूटर और कंप्यूटर टू सर्वर, ये दिन भर में होता रहता है, लेकिन इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेट के बीच में जो मीडियम है इन दोनों के कम्युनिकेशन, यानी कि सर्वर और कंप्यूटर, यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो कौन स्टेब्लिश कर रहा है? वो स्टेब्लिश कर रहा है ISP। और ISP जो है वो क्या दे रही है? वो हमें दे रही है इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट जो है उसके थ्रू ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट के नेटवर्क के थ्रू हम जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, मैं और मेरा कंप्यूटर, यानी कि मेरा सर्वर और मेरा कंप्यूटर। ठीक है, ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। ओके, वेब स्टैंडर्ड्स, द इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स एंड इंटरैक्टिव एलिमेंट्स दैट मेक अप द web pages of a site are collectively referred to as content. Different standards exist for text, graphics, and multimedia. In previous editions, we have explained these, but GIFs and MP4s no longer need an introduction. Instead, we introduce concepts such as JavaScript and APIs, which are important for practicing marketers. अब यहाँ पर वेब स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैंडर्ड्स आपके पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपके पास अगर बात करूँ वाईफाई स्टैंडर्ड्स की, तो वाईफाई स्टैंडर्ड्स के अंदर आपके पास जो IEEE ही है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उन्होंने जो है यहाँ पर अलग अलग वाईफाई के स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए थे, और उन्होंने जो है डिफरेंट सालों में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए। तो अभी रिसेंटली जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं हमारे पास 802.11a, इसी तरीके से सोन आपके पास जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड्स चलते हैं। तो यहाँ पर वेब स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके पास ग्राफिक्स हैं और वो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसको आप यहाँ पर लेकर बनाते हो एक वेब पेजेस को, एक साइट बनाते हो, ताकि वो कलेक्टिवली रेफर करिए उस कंटेंट को जो कि उसके अंदर स्टोर है, ताकि जो यूजर है वो जब उस पर विजिट करे तो हमारे पास काफी वेबसाइट देखने में अच्छी लगे। अब उसके अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को और मल्टीमीडिया को। अब यहाँ पर आप देख रहे हो वेबसाइट से, वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा टेक्स्ट होता है, आपने देखा होगा ग्राफिक्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, आपने देखा होगा मल्टीमीडिया होता है। तो वो क्या है? वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं उन वेब पेज के। उसके बाद इन प्रीवियस एडिशन, अब यहाँ पर जो प्रीवियस एडिशंस थे उसके अंदर एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास जिप्स थी, जो आपके पास MP4 थी, उसकी अभी यहाँ पर काफी जरूरत जो है वो लंबे समय तक नहीं पड़ी। इसी तरीके से बजाय इसके कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए उन कॉन्सेप्ट्स को जो कि जावास्क्रिप्ट और एपीआईज की मदद से बनाया जाता है, आप डिफरेंट जो है यहाँ पर चीजें ऐड कर सकते हो विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट और एपीआईज। अब यहाँ पर जो उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसिंग है वो ये है कि मार्केटर जो है वो उसके अंदर देखते हैं इन सभी चीजों को। कंटेंट, content is the design, text and graphical information that forms a web page. Good content is the key to attracting customers to a website and retaining their interest or achieving रिपीट विजिट्स। अब यहाँ पर कंटेंट क्या है? कंटेंट क्यों यूज किया जाता है? कंटेंट बेसिकली डिजाइन होगा, टेक्स्ट होगा, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जो कि फॉर्म करती है एक वेब पेज को। और यहाँ पर अच्छा कंटेंट यानी कि गुड कंटेंट जो है वो की है ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें कस्टमर्स को हमारी वेबसाइट के पास आने के लिए और रिटेन कर सकें उनके इंटरेस्ट को और उनके जो यहाँ पर अचीव कर सकें रिपीट विजिट को, यानी कि उनको अचीव कर सकेंगे वो बार बार हमारी वेबसाइट इतनी अच्छी हो कि वो बार बार हमारी वेबसाइट पर आके विजिट करें। टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो है आपने कभी सुना होगा, HTML है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो कि आती है HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Web page content is formatted and rendered by the browser software using HTML और XHTML। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेब कंटेंट है बेसिकली वो फॉर्मेटेड होता है और वो रेंडर्ड होता है ब्राउजर के अंदर और वो सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास यहाँ पर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is an international standard established by the W3C intended to ensure that any web page written according to the definition in the standard will be appear the same in any web browser। अब यहाँ पर हमारे पास जो HTML है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि एस्टेब्लिश किया था W3C ने और जिसको इंटेंड कर दिया ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी आपके पास वेब पेज लिखा जाए वो अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन, कि उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लिखा जाए, जो कि स्टैंडर्ड था उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा जाए ताकि वो अपीयर हो सके उसी सेम ब्राउजर के ऊपर सेम तरीके से। ये है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो कि आता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टेक्स्ट इंफॉर्मेशन,
HTML hypertext markup language. Web content is formatted rendered by the software using HTML. Next, HTML. HTML is an internet standard established by W3 intent to ensure that any web page written according to the definition in the standard will be appear to the same any browser. ये अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं. अब आते हैं यहाँ पे HTML hypertext markup language, a standard format used to define the text and layout of the web pages. HTML files usually have the extension HTML or HTM. अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो फॉर्मेट, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेसिकली वो यूज किया जाता है टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए, लेआउट को वेब पेज के डिफाइन करने के लिए, और जो HTML फाइल्स हैं यूजुअली उनका एक्सटेंशन होता है HTML या फिर HTM. कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. These enables web designers to define standard styles, fonts, spacing and colors to hypertext markup language documents. अब यहाँ पर ये जो है वो enable कर रहा है वेब डिजाइनर्स को ताकि वो डिफाइन कर सकें स्टैंडर्ड स्टाइल्स को, जैसे fonts है, स्पेसिंग है, कलर्स हैं, और hypertext markup language के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं. By separating the presentation style of documents from the content of documents, CSS simplifies web authoring and site maintenance since style can be defined across a whole site or section of sites. अब यहाँ पर ये जो है वो सेपरेट कर रहा है हमारी प्रेजेंटेशन के स्टाइल को और वो डॉक्यूमेंट्स को जो कि आपको कंटेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पर CSS जो है वो सिंप्लीफाई कर रहा है वेब ऑथरिंग को, और यहाँ पर यानी कि वो ऑथराइजेशन जो कि वेब की है, और यहाँ पर साइट मेंटेनेंस भी जो है इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है. तो वो यहाँ पर स्टाइल देने के लिए ताकि हमारा जो वेब पेज है, जो हमारी होल साइट है, वो यहाँ पर डिफाइंड हो सके एकदम प्रिसाइज और एकदम ब्यूटीफुल मैनर के अंदर, और उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं हमारी साइट के लिए. जावास्क्रिप्ट is a technology that marketers should understand since it is so important to create more interactive experiences than are possible with ट्रेडिशनल HTML. अब यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मार्केटर्स को यहाँ पर समझनी है कि वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है क्रिएट करने के लिए इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस, और किस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल है ट्रेडिशनल HTML के अंदर भी. It is also important since JavaScript tags are used by most of the different marketing technology or cloud computing marketing cloud service used to provide interaction and capture insight from web users. अब यहाँ पर हमारे पास ये उसके साथ साथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो टैग्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं डिफरेंट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग है, मार्केटिंग क्लाउड सर्विसेज है, और आपके पास ये यूज किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए इंटरेक्शंस को और यहाँ पर कैप्चर करने के लिए इनसाइट उन वेब यूजर्स की. JavaScript, a form of programming language embedded into websites using the script tag used to manage interaction and integrated different marketing technology. अब यहाँ पर जो JavaScript है बेसिकली वो एक फॉर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो कि एम्बेड होती है हमारे पास वेबसाइट के अंदर, और वो यूज करती है स्क्रिप्ट नाम के टैग को जो कि यूज किया जाता है आपके पास यहाँ पर मैनेज करने के लिए, इंटरेक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए डिफरेंट मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज को, यानी कि जोड़ने के लिए, जमा करने के लिए. क्लाउड कंप्यूटिंग, अ टर्म दैट इज अ मेटाफोर फॉर शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. अब यहां पर एक टर्म है जो कि मेटाफोर है, यहां पर वो शेयर करने के लिए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, विच रिक्वायर मिनिमम मैनेजमेंट input and can be accessed via the internet relies on शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. अब एक टर्म है मेटाफोर जो कि शेयर करने कंप्यूटर रिसोर्सेज को, और उसके लिए रिक्वायर है मिनिमम मैनेजमेंट इनपुट, और ये एक्सेस किया जाए आपके पास इंटरनेट के थ्रू, और ये रिलाय करती है शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. साइबर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज द key technology factor for marketers to consider as it is a major concern for internet user everywhere. अब यहां पर जो साइबर सिक्योरिटी है, अब जो सिक्योरिटी है बेसिकली वो सिक्योरिटी जो है वो एक तरह की है, की टेक्नोलॉजी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मार्केटर के लिए कि वो कंसीडर करें इस चीज को, और यहां पर एक मेजर कंसर्न है इंटरनेट यूजर्स के लिए सभी जगह. Digital marketers need to understand security issues and the risk they might encounter in order to manage their online operations effectively. अब यहाँ पर हमारे पास जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं उनको ये ज़रूरत है समझने के लिए कि जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं और जो उनके रिस्क हैं वो यहाँ पर किस तरीके से एनकाउंटर कर सकें और एक ऑर्डर के अंदर उनको मैनेज कर सकें ऑनलाइन ऑपरेशंस के साथ अफेक्टिवली. From a consumer or merchant point of view, these are the
मेन सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व इन एन ई कॉमर्स ट्रांसैक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो आपके पास यहाँ पर मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर भी। द मेन वेबसाइट सिक्योरिटी रिस्क, ये जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ पर आ गया द मेन वेबसाइट सिक्योरिटी रिस्क। वैलिडेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप देखो वेबसाइट की जो सिक्योरिटी रिस्क है उसके अंदर में क्या क्या चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको जो है अभी हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया हमारे पास वैलिडेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ओके, डेटा, ऑल डेटा used by the website from users, other servers, other websites and internal systems। अब यहां पर डेटा यानी कि जितना भी डेटा है वो यूज कर रहा है वेबसाइट को किसी भी अदर यूजर के लिए, अदर सर्वर के लिए, अदर वेबसाइट के लिए, इंटरनल सिस्टम्स के लिए, तो वो जो है यहां पर वैलिडेटेड होना चाहिए, यानी कि अप टू डेट होना चाहिए। और यहां पर जो टाइप हो वो न्यूमेरिक, डेट या फिर स्ट्रिंग। लेंथ जो है वो होनी चाहिए 200 कैरेक्टर्स मैक्सिमम और अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सिंटैक्स पे आ जाते हैं। सिंटैक्स जो है वो यहां पर प्रोडक्ट कोड के साथ, यानी कि प्रोडक्ट कोड जो है उसकी शुरुआत होनी चाहिए विद 2 लेटर्स एंड आर फॉलोड बाय 5 डिजिट्स, 2 लेटर्स के साथ और 5 डिजिट के साथ उसकी शुरुआत होनी चाहिए। एंड बिजनेस रूल्स, अब यहां पर बात हो रही है बिजनेस रूल्स की। एग्जाम्पल, टेलीविजन कैन ओनली कॉस्ट बिटवीन €100 एंड $2000, यानी कि $100 से $2000, या फिर ये इंडियन रुपीज है बेसिकली। तो यहाँ पर ये इंडियन रुपीज यानी कि 100 INR और 2000 INR, ठीक है। एन ऑर्डर कैन कंटेन एट मोस्ट 20 आइटम्स, डेली क्रेडिटेड लिमिट मस्ट नॉट बी एक्सिस्टेड। अब यहाँ पर हमारे पास इन ऑर्डर यानी कि ये जो है वो उसके साथ भी कंटेन करेंगे 20 आइटम से ज्यादा वो डेली जो है क्रेडिट नहीं कर सकता, यानी कि 20 आइटम से ज्यादा वो क्रेडिट नहीं कर सकता, यानी कि वो जो है 20 आइटम से ज्यादा चीजों को नहीं खरीद सकता डेली। इफ दिस लेवल ऑफ कंट्रोल फेल्स, अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड फॉर अ साइबर अटैकर टू ट्रिगर अनऑथराइज्ड एग्जीक्यूशन और इवन गेन एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा। अब यहां पर ये जो है बेसिकली ये वो लेवल है या फिर ये वो लेवल ऑफ कंट्रोल है जो कि फेल कर सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रिएट करेगा साइबर अटैकर कि वो किस तरीके से ट्रिगर करे अनऑथराइज्ड एग्जीक्यूशन को उस वेबसाइट पे या फिर उस अकाउंट्स के अंदर, और इवन वो उसकी एक्सेस लेके उस सेंसिटिव डेटा को प्रॉब्लम भी दे सकता है, यानी कि उसको जो है किसी भी मैलिशियस पर्पस के लिए या फिर मान लो किसी भी इलीगल या अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए उसको यूज कर सकता है, इलीगल पर्पस के लिए यूज कर सकता है बेसिकली। Sensitive data exposure. If data exists, they can potentially be viewed or extracted, so it is important to ensure that sensitive data are stored using encryption to protect them from casuals and unauthorized access. Data relating to payment card should never be stored on a website. अब यहाँ पर जो सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर है उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर डेटा जो है वो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब इवन हर जगह जो है डेटा ही डेटा है। तो अब देख रहे हो डेटा हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। दे कैन पोटेंशियली बी व्यूड, अब यहां पर जो है काफी ज्यादा बड़े स्केल पे इसको देखा जा रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको इंश्योर कर सकें कि जो डेटा है, जो डेटा की सेंसिटिविटी है, जो डेटा जो सेंसिटिव डेटा है उसको किस तरीके से हम स्टोर कर सकें इंक्रिप्शन के साथ, ताकि वो जो है वो प्रोटेक्ट रहे कैजुअल ऑन अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ताकि वो डेटा जो है वो यहाँ पर रिलेट कर सके पेमेंट्स कार्ड्स को, और वो कभी भी जो है यहाँ पर इलीगल तरीके से यूज ना हो और कोई भी उसे कभी भी जो है स्टोर ना कर सके वेबसाइट पे। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट, वैलिडेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट और सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। Website rely on identifying user to provide access permission to data and function। अब यहाँ पर जो आपके पास वेबसाइट्स होती हैं वो रिलाई करती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर्स को, ताकि वो प्रोवाइड कर सकें एक्सेस परमिशन दे सके डेटा के लिए और फंक्शंस के लिए। इफ ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन इन। सबसे पहला फैक्टर है ऑथेंटिकेशन, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी यानी कि उसकी पहचान हो सके, उसकी पहचान की वेरिफिकेशन हो सके, रजिस्ट्रेशन हो सके और लॉगिन हो सके। ऑथराइजेशन,
सेकेंड पॉइंट इज ऑथराइजेशन, जिसमें ग्रांटिंग हो सके कि भाई यहां पर जो है एक्सेस सही है, राइट है। एंड थर्ड इज सेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो आपका कंप्लीट आइडेंटिटी है उसको ट्रैक किया जा सके कि किसने जो है यहां पर लॉग्ड इन किया है हमारी वेबसाइट के अंदर उसके ब्राउजर से। एंड यहां पर आता है कैन बी circumvented or altered, then a user could access resources that are prohibited। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर circumvented, altered, और यहाँ पर जो यूजर है उससे किस तरीके से एक्सेस का रिसोर्स किया और वो काफी ज्यादा प्रोहिबिटेड है। ओके, beware especially of how password reminders, remember me, change password, log out and updating account details are handled, how session tokens are used, and always have login forms on dedicated and encrypted SSL pages। अब यहां पर SSL जो है बेसिकली यहां पर सीरियल सॉकेट लेयर होती है। अब ये जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट रखती है हमारे जो कंप्लीट वेब पेजेस हैं, जो हमारी डिटेल्स हैं उनको। फिशिंग, अब फिशिंग क्या है? फिशिंग बेसिकली एक तरह का अटैक है जो कि हैकिंग के लिए यूज होता है, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर फिशिंग अटैक है वो यहाँ पर हैकिंग, यानी कि जो हैकिंग है इलीगल हैकिंग उसकी कैटेगरी में आता है। तो फिशिंग एक बहुत ही बुरा और खतरनाक अटैक है। यहाँ पर आप देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिशिंग, फिशिंग where users are misled into believing some other entity is or belonging to an own organization, email messages and websites are the most common combination। अब यहां पर फिशिंग जो है बेसिकली वो उन यूजर्स को मिसहेल्ड करती है, बिलीव करवाती है कि वो जो है किसी अदर आइडेंटिटी से जो यहां पर बिलोंग करती है उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यहां पर डिफरेंट ईमेल मैसेजेस हैं, डिफरेंट आपके पास वेबसाइट्स हैं जो कि कॉमन कॉम्बिनेशन इस चीज का इज बेस्ट टैकल्ड थ्रू यूजर एजुकेशन। अब यहां पर इसको काफी अच्छी तरीके से इसको तरीका जो है टैकल करने का वो सबसे अच्छा ये है कि यूजर की एजुकेशन। बट द वे द वेबसाइट इज डिजाइंड, इट्स आर्किटेक्चर एंड हाउ इट कम्युनिकेट्स विद यूजर्स कैन रिड्यूस द रिस्क। अब यहां पर ये इस चीज पे भी डिपेंड है कि वेबसाइट जो है वो किस तरीके से डिजाइन हो रखी है, उसका आर्किटेक्चर जो है वो किस तरीके का है, और वो किस तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है अपने यूजर्स के साथ। उसके थ्रू हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस, यहां पर आ गया डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। DOS यानी कि डॉस अटैक, ये भी एक अटैक है। While malicious users might try to swamp the web server with a vast number of requests or actions that degrade its performance, filling up logs, uploading large files, undertaking tasks that require a lots of memory repeatedly, denial of service attacks include locking out valid user accounts or those caused by coding problems, memory leaks, resources not being released। अब यहां पर जो ये अटैक यानी कि जो डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि डॉज अटैक है वो करता है क्या है कि वो एक मिलीशियस यूजर यानी कि एक मिलीशियस यूजर होता है जो कि बार बार आपके वेब सर्वर को स्वैम करता है और यहां पर बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे जो है रिक्वेस्ट को भेजता है, बहुत ही बड़े डेटा को भेजता है तक, और वो जो है वो डिग्रेड करती है उस वेबसाइट की परफॉर्मेंस को। यहाँ पर वो फिल कर लेता है, आपके पास लॉग फाइल्स हैं, अपलोड करेगा लार्ज फाइल्स को, अंडरटेक करेगा टास्क को, और यहाँ पर वो जो है बार बार उस मेमोरी को फिल करने के लिए, उस मेमोरी को जो है ओवरलोड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, डेटा भेजता रहेगा। तो जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है वो इंक्लूड करता है लॉगिंग आउट, कि भाई यूजर जो है वो यहाँ पर लॉक आउट हो चुका है और यहाँ पर वैलिड यूजर अकाउंट के लिए, और यहाँ पर उसी के हिसाब से जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं वो भी आती हैं और जो मेमोरी लीक्स हैं वो भी आती हैं, रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर रिलीज नहीं हो पाती। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि डॉस। अब आता है सेक्ट, ये आता है नेक्स्ट वाला जो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये भी इसी के बारे में जो है डिस्कशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि DDoS। पहला था डॉस जो कि था डिनाइल ऑफ सर्विस, अब सेकंड वन इज DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। These involve a hacker group taking control of many zombie computers attached to the internet whose security has been compromised. This botnet is then used to make money requests to a target server, so overloading it and preventing access to other visitors। अब ये साहब क्या करते हैं कि भाई यहां पर जो है
ये इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि इसके अंदर इन्वॉल्व होता है हैकर का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो कि कंट्रोल करता है ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स को। अब यहाँ पर जो ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स हैं बेसिकली वो अटैच होते हैं इंटरनेट के साथ और उनकी सिक्योरिटी जो है वो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर नहीं होती। और यहां पर जो बॉटनेट होता है, बेसिकली बॉटनेट भी एक ग्रुप ही है, और यहां पर जो बॉटनेट है वो यूज करता है यहां पर उन रिक्वेस्ट को भेज के कि आप यहां पर किस तरीके से पैसे बना सकते हो, किस तरीके से पैसे कमा सकते हो उस टारगेट सर्वर को, और उसके बाद उसको ओवरलोड करता है ताकि वो प्रिवेंट करता है दूसरी एक्सेस को जो कि विजिटर्स की आने वाली है। जो जेन्युइन यूजर्स हैं जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो सर्वर जो है यहां पर डाउन हो जाएगा। तो ये सारे अटैक्स हैं। इसके अंदर आता है DDoS अटैक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये है हमारे पास इस दोनों का कॉन्सेप्ट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि डॉज, और DDoS यानी कि डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, ओके। अब आते हैं बॉटनेट। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स connected to the internet are used together typically for malicious purposes through controlling softwares। अब यहां पर ये जो है कंप्यूटर्स, बेसिकली जो बॉटनेट है वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ और वो यूज होते हैं एक साथ, यानी कि सभी के साथ जो है वो यूज होते हैं। टिपिकली वो काफी ज्यादा मेलिशियस पर्पसेस के लिए यूज होते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सकें सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं और मेलिशियस पर्पसेस के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी यूज टू सेंड आउट स्पैम और for a denial of service attack where they repeatedly access a server to degrade its software। अब यहां पर फॉर एग्जांपल के ये जो है वो यूज किए जाएंगे, आपके पास यहां पर सेंड करेंगे स्पैम ईमेल्स को, आपके पास स्पैम मैसेजेस को, तो आपके पास कोई भी डिफरेंट तरीके के एड्स आ जाएंगे, जैसे आप पैसा बना सकते हो, इस तरीके टाइप के कुछ एड्स आएंगे, वो इलीगल होते हैं यानी वो मैलिशियस होते हैं। यहां पर ये इसी तरीके से बात कर रहा है कि यहां पर जो है वो रिपीटेडली आपको जो है यहां पर ये प्रोवाइड करता रहता है रिसोर्सेज, डेटा, इससे जो है आपके सॉफ्टवेयर से वो डिग्रेड हो जाता है। अब जो कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ पर इनिशियली इन्फेक्टेड होते हैं थ्रू वायरस। अब इससे जो है कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इफेक्टिव जो एंटीवायरस मेजर्स हैं वो यहाँ पर इसके अंदर प्लेस नहीं होते। सिस्टम इंफॉर्मेशन लीकेज यानी कि SIL, वेब सर्वर्स, एरर्स, स्टाफ, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन्स कैन बी ऑल be the source of important information about your website। अब यहाँ पर जो वेब सर्वर्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर एरर्स हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सर्च इंजन्स हैं जो कि आपके पास सोर्स है उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जहां से आप वेबसाइट्स को देख सकते हो। इट्स टेक्नोलॉजीज, बिजनेस लॉजिक एंड सिक्योरिटी मेथड्स। अब यहाँ पर इसके साथ जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आपके पास बिजनेस लॉजिक्स हैं और सिक्योरिटी मेथड्स हैं उनके लिए। An attacker can use such information to their advantage, so it is important to avoid system information leakage as far as possible। अब यहाँ पर हमारे पास जो अटैकर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन यानी कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनके एडवांटेज ये हैं कि वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको अवॉइड करें और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लीकेज को जो है यहाँ पर पॉसिबल है कि उसको सही से सही या फिर जल्द से जल्द फिक्स करें। ठीक है, एरर हैंडलिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स। एरर हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शंस सच एज यूजर डेटा वैलिडेशन मैसेजेस, मिसिंग पेजेस एंड सर्वर एरर्स शुड बी हैंडल्ड बाय द कोड सो दैट अ कस्टम पेज इज डिस्प्लेड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी सिस्टम इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब यहां पर एरर हैंडलिंग का क्या मतलब है? एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहां पर एरर हैंडलिंग, अब जो एक्सेप्शंस का मतलब होता है एरर्स और एरर्स का मतलब होता है एक्सेप्शंस। ठीक है, अब ये जो एक्सेप्शंस है बेसिकली ये यहां पर किस तरीके से आती है? यूजर डेटा वैलिडेशन मैसेज के थ्रू यहां पर मिसिंग पेजेस आएंगे, यहां पर आपके पास सर्वर एरर्स आना शुरू हो जाएंगे जिसको हैंडल किया जाता है यहां पर कोड के द्वारा, और यहां पर कस्टम पेजेस भी जो है वो डिस्प्ले नहीं होते कि वो प्रोवाइड कर दें सिस्टम की इंफॉर्मेशन के लिए उस यूजर को। लॉगिंग एंड अलर्टिंग ऑफ unusual condition should be enabled and these should allow subsequent audit। अब यहां पर हमारे पास जो लॉगिंग होते हैं और ये उसको अलर्ट करता है अनयूजुअल कंडीशंस में कि वो अनेबल करे और यहां पर वो उसको अलाउ करता है सबसिक्वेंट ऑडिट के लिए। डिजिटल सिग्नेचर्स। Digital signatures can be used to create commercial systems by using public key encryption to achieve authentication। अब यहाँ पर जो digital signatures हैं वो यूज किए जाते हैं commercial systems को क्रिएट करने के लिए ताकि वो यूज करें public key encryption को ताकि वो अचीव कर सकें authentication को। The merchant and the purchaser
कैन प्रूव दे आर जेन्युइन। अब यहां पर जो मर्चेंट था और जो परचेजर था वो यहां पर प्रूव कर रहे हैं कि ये जो है वो जेन्युइन है। द परचेजर्स डिजिटल सिग्नेचर इज इनक्रिप्टेड बिफोर सेंडिंग अ मैसेज using their private key, and on receipt the public key of the purchaser is used to decrypt the digital signatures। अब यहां पर हमारे पास जो परचेजर होता है बेसिकली वो डिजिटल सिग्नेचर से इंक्रिप्टेड होता है। जब वो किसी भी मैसेज को सेंड करेगा प्राइवेट की के अंदर तो वो प्राइवेट की से लॉक करेगा, क्योंकि प्राइवेट की जो है वो किसके पास है, वो है परचेजर के पास। उसके बाद वो जाएगी रिसिपिएंट की के पास और वो पब्लिक की हो जाएगी, यानी कि पब्लिक की तो सभी के पास है तो पब्लिक की से उसको अनलॉक कर देगा। उसके बाद जो परचेजर है वो यूज करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स को। तो ये है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर कॉन्सेप्ट। दिस प्रूव्स द कस्टमर इज जेन्युइन, यानी कि इसका मतलब ये है, सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहूं तो इसका मतलब ये है डिजिटल सिग्नेचर का कि मान लो कि एक तरफ जो है, एक तरफ आपका मान लो एक तरफ आपके पास मर्चेंट है यानी कि जो बेचने वाला है, जो सेलर मैन है, और एक तरफ है परचेजर यानी कि कस्टमर, एक आप हो। तो उसने आपको कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचा है और आपने उसको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो बीच में उसको कोई खोल ना सके, बीच में उस प्रोडक्ट को कोई देख ना सके, उसकी इंफॉर्मेशन को कोई देख ना सके, और आपने जो उसे ऑनलाइन पेमेंट दी है उसको भी कोई ना देख सके, उसको कोई चेक ना कर सके कि कितना पेमेंट है। उस चीज को सिक्योर बनाने के लिए हमें चाहिए डिजिटल सिग्नेचर्स। तो इसीलिए कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि हम यहां पर नॉर्मली पेन से सिग्नेचर करते हैं तो ये हमारे पास यूं समझो कि ये डिजिटल सिग्नेचर है, और ये ऑनलाइन सिग्नेचर जो है वो हम यहां पर कर पाते हैं। इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ओके, डिजिटल सिग्नेचर, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स और कंपनीज यूजिंग पब्लिक की इंक्रिप्शन। अब यहां पर ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को यूज करते हुए पब्लिक की इंक्रिप्शन को। सर्टिफिकेट ऑथोरिटीज, यहां पर आ गया सर्टिफिकेट ऑथोरिटीज, CA। अ सर्टिफिकेट is a valid copy of a public key of an individual or organization together with identification information। अब यहां पर जो सर्टिफिकेट है वो एक वैलिड कॉपी है पब्लिक की, ताकि वो इंडिविजुअल है और यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है टुगेदर वो आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन की यूज की जाती है। इट इज इशूड बाय ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, यानी कि आपके पास यहां पर आप देख रहे हो इशूड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी यानी कि TTP। अब ये जो है बेसिकली ये इशू करता है आपके पास ट्रस्टेड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA मेक पब्लिक की अवेलेबल एंड ऑल्सो इशू प्राइवेट की। अब ये जो CA यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ये इशू करता है आपके पास पब्लिक की को जो कि इसके पास अवेलेबल होती है, और ये ऑल्सो इशू करता है आपके पास प्राइवेट कीज को भी। तो ये है डिजिटल सिग्नेचर और ये है CA यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटीज। पब्लिक की और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ये आप डायग्राम के थ्रू अब समझेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हमने डायग्राम नहीं देखी थी, अब हम यहां पर जरा थोड़ा डायग्राम से इसको समझेंगे ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है मेरा काम है उसको क्लियर करना। तो यहां पर आप देखो मैं उसको भी प्रिसाइजली आपको क्लियर कर लेता हूं। ओके, यहां पर आप देखो एक तरफ है कंज्यूमर, यानी कि एक सेक्शन है कंज्यूमर के लिए, एक सेक्शन है मर्चेंट के लिए, कंज्यूमर के लिए और मर्चेंट के लिए। ओके, अब हम समझते हैं मर्चेंट यानी बेचने वाला, कंज्यूमर यानी खरीदने वाला। तो मर्चेंट क्या हुआ, मर्चेंट यहां पर हुआ सेलमैन और ये हुआ कस्टमर या फिर परचेजर। ओके, अब यहां पर होता क्या है कि यहां पर ये दोनों इंफॉर्मेशन जाती है इंटरनेट के थ्रू। आप यहां देख रहे हो इन दोनों के बीच में एक मीडियम क्या है, इंटरनेट है। तो ये है कंज्यूमर वाला पार्ट और ये है मर्चेंट वाला पार्ट। अब यहां पर आप देखो ओरिजिनल ऑर्डर, पब्लिक की, मर्चेंट और इनक्रिप्टेड की ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ये है ओरिजिनल ऑर्डर, ठीक है, ये है हमारा ओरिजिनल ऑर्डर जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है पब्लिक की के अंदर, यानी कि पब्लिक की जो कि मर्चेंट की पब्लिक की है, क्योंकि पब्लिक की तो सभी के पास है, और पब्लिक की ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि मेरी जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर की पब्लिक की है वो होगी मर्चेंट के पास, और जो मर्चेंट की पब्लिक की होगी वो होगी मेरे पास, यानी कि जो कंज्यूमर है उसके पास। तो यहां पर आप देखो अब होगा क्या, मर्चेंट की पब्लिक की मेरे पास है, मेरा ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको लॉक कर दिया पब्लिक की से जो कि मर्चेंट की थी। उसके बाद
मैंने इसको अपनी प्राइवेट की से लॉक कर दिया जो कि मेरे पास थी, क्योंकि प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास रहेगी लेकिन पब्लिक की सबके पास रहेगी। यानी कि मेरी पब्लिक की जो है मर्चेंट के पास रहेगी और मर्चेंट की पब्लिक की मेरे पास रहेगी, लेकिन मेरी प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास रहेगी और मर्चेंट की प्राइवेट की सिर्फ मर्चेंट के पास रहेगी। तो यहां पर आप देखो पब्लिक की से जो है मैंने इसको अनलॉक जो है बेसिकली लॉक कर दिया मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद मैंने अपनी प्राइवेट की से इसको लॉक कर दिया। अब क्या होगा कि अब जो है ये हो गया इंक्रिप्टेड ऑर्डर, ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट किया तो ये आ गया ग्रीन वाला डॉक्यूमेंट, आप देखो ये हो गया इंक्रिप्टेड ऑर्डर में कन्वर्टेड। इसको मैंने इंटरनेट के थ्रू भेज दिया मर्चेंट के पास। अब मर्चेंट के पास चला गया, मर्चेंट ने जो है ये आप देख रहे हो इंक्रिप्टेड ऑर्डर, यानी कि मर्चेंट के पास ये पहुंचा है इंक्रिप्टेड ऑर्डर में, यानी कि ये भी बिल्कुल सिक्योर है, इसको कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता। मर्चेंट ने क्या किया कि मर्चेंट के पास उसकी प्राइवेट की थी, उसने उसकी प्राइवेट की से इसको अनलॉक किया, उसकी पब्लिक की से इसको अनलॉक किया, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट उसके पास आ गया जो कि ओरिजिनल ऑर्डर में था, तो उसने एकदम प्रिसाइजली इसको देख लिया। यानी कि इससे हमें मालूम ये चलता है कि बीच में, यानी कि उस दौरान जब मैंने ये डॉक्यूमेंट मर्चेंट को सेंड किया तो उस दौरान यहां पर कोई भी बीच में पढ़ने वाला नहीं था जिसने मेरे डॉक्यूमेंट को खोल के कोई इंफॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश की हो, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट जो था वो बिल्कुल सिक्योर था, इंक्रिप्टेड था। तो ये था कॉन्सेप्ट पब्लिक की और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का। सिक्योर सॉकेट्स लेयर प्रोटोकॉल, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। SSL is the most common security mechanism used on a transactional websites in association with CA like VeriSign, who issue an SSL certificate that varies the identifier of the certificate owner। अब यहाँ पर हमारे पास जो SSL सर्टिफिकेट है वो काफ़ी मोस्ट कॉमन जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स के अंदर, और ये जो है ये बेसिकली एक एसोसिएशन के द्वारा जो है वो दिया जाता है जो कि होता है CA सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़, और ये जो है आपके पास आता है वेरीसाइन और ये इशू करता है SSL सर्टिफिकेट ताकि ये वेरीफाई कर सके आइडेंटिटी उस सर्टिफिकेट के ओनर की। यानी कि हर वेबसाइट का एक सर्टिफिकेट होता है और उस ओनर यानी कि जो वेबसाइट का ओनर है उसी के नाम पे वो सर्टिफिकेट बनता है उस वेबसाइट के लिए। The SSL approach enables encryption of sensitive information during online transaction using PKI and digital certificates to ensure privacy and authentication. Here, when encryption is occurring, they will see that the web address prefix in the browser changes from HTTP to HTTPS and a padlock appears followed by the word secure before the URL। अब यहां पर हमारे पास जैसा कि मैंने इस चीज का प्रीवियसली भी आपको जिक्र किया था, जहां आपको याद हो तो इसी में मैंने आपको जिक्र किया है कि ये होता क्या है। अब यहां पर आप देखो उसको समझने की कोशिश करो कि जो SSL अप्रोच है वो अनेबल करती है इंक्रिप्शन को हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए ताकि वो उसको सिक्योर रख सके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर रख सके, और उसके लिए हम यूज करते हैं PKI को और डिजिटल सर्टिफिकेट को ताकि वो इंश्योर कर सके प्राइवेसी को और ऑथेंटिकेशन को। हियर अब यहां पे हमारे पास जो इंक्रिप्शन है वो अकर कर रहा है हमारे पास वेब एड्रेसेस के प्रीफिक्स को जो कि ब्राउजर के ऊपर हमें शो होते हुए दिखते हैं, जिसके अंदर आपके पास आता है HTTP। अब ये जो है HTTP ये बेसिकली अनसिक्योर माना जाता है और ये अनसिक्योर ही होता है, लेकिन अगर हमारे पास आ जाए HTTPS, अब ये जो HTTP के आखिर में S लगा हुआ है, ये S का मतलब है सिक्योर, लेकिन सिर्फ HTTP है तो HTTP जो है वो अनसिक्योर होता है, नहीं कि उसको कोई भी जो है यहाँ पर क्रैक कर सकता है, कोई भी हैक कर सकता है। लेकिन HTTPS, अब ये जो S है ये S का मतलब है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये जो वेबसाइट है ये क्या है, ये SSL सर्टिफिकेट के लिए यूज होता है। यहां पर SSL सर्टिफिकेट HTTPS यानी कि सिक्योर एंड अ पैडलॉक अपीयर्स फॉलोड बाय द वर्ड सिक्योर बिफोर द URL। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पैडलॉक जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, फॉलो करना शुरू कर देता है वर्ड को जो कि आपके पास URL के पहले सिक्योर नाम का वर्ड आता है। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। और ये जो S है यानी कि HTTP के बाद ये जो P है, P के बाद S है, ये S बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका मतलब ये जो S है इसका मतलब होता है सिक्योर, आपका जो वेबसाइट है वो बिल्कुल सिक्योर है। और ये जो SSL सर्टिफिकेट है ये इसी की बिना मिलता है कि आप यहां पर लेते हो सिक्योर, यानी कि S जो है वो सिक्योर के लिए यूज होता है, तो आपका वेब पेज जो है वो यहां पर सिक्योर है। मोबाइल एंड SMS मैसेजिंग एंड एप्लीकेशन, the short message service SMS, short message service, commonly known as texting, is of
Of course, a simple form of person-to-person communication that enables messages to be transferred between mobile phones. अब यहाँ पर जो शॉर्ट मैसेज सर्विस है वो कॉमनली यूज होता है टेक्स्ट करने के लिए किसी को, और किसी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ताकि वो अनेबल कर सके मैसेजेस को, वो ट्रांसफर कर सके बिटवीन मोबाइल फोन के दरमियान. Its use grew for many years, but it is now on the decline as consumers turn to messaging via social networks and new mobile messaging applications such as WhatsApp and Viber, which are billed as SMS replacements. अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वो ग्रू करता है बहुत ही सालों से, और यहाँ पर हमारे पास ये डिक्लाइन करता है उन कंज्यूमर्स को जो कि यहाँ पर मैसेजिंग करते हैं वाया सोशल मीडिया और नेटवर्क्स, और आपके पास जो है यहाँ पर मोबाइल फोन मैसेजिंग एप्लीकेशंस के थ्रू जैसे व्हाट्सएप है और वाइबर है, और ये जो है यहाँ पर बिल्ड होते हैं एसएमएस की रिप्लेसमेंट में. जैसे कि आप देख रहे हो कुछ फैक्टर्स हैं: डेटाबेस बिल्डिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू एड्स, डायरेक्ट मेल और ऑन पैक. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन. ये जो है यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन है. सेकेंड वन इज लोकेशन बेस्ड सर्विस, टेक्स्ट फॉर द नियरेस्ट पब, क्लब, शॉप और टैक्सी. अब यहाँ पर ये चीज जो है वो टेक्स्ट करने के लिए यूज होती है. जो भी आपके पास करीब में पब है, क्लब है या फिर शॉप है या फिर टैक्सी है उसको करने के लिए. इन लंडन यू कैन नाउ टेक्स्ट फॉर द नियरेस्ट अवेलेबल टैक्सी एंड पे द कंजेशन चार्ज थ्रू टेक्सिंग वंस अकाउंट्स आर सेट अप वाया द वेब. अब यहाँ पर हमारे पास जो लंदन है, लंदन के अंदर आप यहाँ पर जो है करीबी किसी भी टैक्सी को बुला सकते हो जो कि अवेलेबल होगी, और फिर बाद में आप उसको पे करोगे कंसेशन चार्ज ताकि वो टैक्सिंग कर सके हमारे अकाउंट के सेटअप के लिए जो कि होगा वेब से. Sampling trial used for encouraging consumers to trial new products through promotion. अब यहां पर हमारे पास ये जो है वो यूज किया जाता है एनकरेज करने के लिए कंज्यूमर्स को ताकि वो ट्रायल कर सके न्यू प्रोडक्ट्स को थ्रू प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन, रिव्यू विद ऑफर्स, ब्रांड एंगेजमेंट, शॉर्ट कोर्स, ऑफरिंग पेड सर्विस एंड कंटेंट, इन सभी को डिस्कस करेंगे. सेल्स प्रमोशन, टाइम ई कूपन कैन बी सेंड आउट टू एनकरेज फुटफॉल इन रियल एंड वर्चुअल स्टोर्स. अब यहां पर हमारे पास जो सेल प्रमोशन होता है वो यहां पर क्या होता है, वो ई कूपन्स होता है जो कि सेंड करता है आपके पास, यहां पर एनकरेज करता है फुटफॉल को रियल टाइम और वर्चुअल स्टोर्स के अंदर. रिवॉर्डिंग विद ऑफर्स फॉर ब्रांड एंगेजमेंट. अब यहां पर ये क्या है, ये रिवॉर्ड करता है आपके पास ऑफर्स को ब्रांड एंगेजमेंट के लिए. Valuable content on mobiles can be offered via SMS. For example, free ringtones, wallpaper, Java games और credits can be offered to consumer via text. अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा valuable content होता है मोबाइल फ़ोन के लिए. ये ऑफर्ड करता है via SMS के थ्रू. जैसे आपके पास यहाँ पर फ्री रिंगटोन्स होंगे, वॉलपेपर्स होंगे, जावा गेम्स होंगे, क्रेडिट्स होंगे जो कि ऑफर्ड होंगे आपके पास कंज्यूमर्स को via text, यानी कि टेक्स्ट कर दिए जाएंगे. शॉर्ट कोड. Short codes are easy to remember 5 digits numbers combined with text that can be used by advertisers or broadcasters to encourage consumers to register their interest. अब यहाँ पर short codes जो है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं याद रखने के लिए क्योंकि वो सिर्फ 5 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं, उनको कंबाइंड होता है उसमें टेक्स्ट भी, और यहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं एडवर्टाइजर्स के लिए और ब्रॉडकास्टर्स के लिए ताकि वो इनकरेज कर सकें कंज्यूमर्स को रजिस्टर करें अपने इंटरेस्ट को. Offering paid for services and content. Any service such as ringtone can be evoked from a text message. अब यहाँ पर जो हमारे पास कोई भी सर्विस हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पर रिंगटोन हो, वो इसको इन्वोक करती है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू. शॉर्ट कोड, 5-digit number combined with text that can be used by advertisers or broadcasters to encourage consumer to register their interest. अब यहाँ पर जो शॉर्ट कोड्स होते हैं वो 5-digit नंबर्स होते हैं, उसमें कंबाइन होता है टेक्स्ट और वो यूज किए जाते हैं एडवर्टाइजर्स के लिए और ब्रॉडकास्टर्स के लिए ताकि वो इनकरेज कर सके कंज्यूमर्स को ताकि वो रजिस्टर कर सकें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली. दे आर टिपिकली फॉलोड अप बाय एन ऑटोमेटेड टेक्स्ट मैसेज from the advertiser with the option to opt in to further information by email or to link through the website. अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वो टिपिकली फॉलोड होते हैं ऑटोमेटेड टेक्स्ट मैनर में, और यहाँ पर एडवर्टाइजर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू इसको अडॉप्ट करते हैं और यहाँ पर जो आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी मेल कर दी जाती है या फिर आप जो है उसको लिंक के द्वारा वेबसाइट से देख पाओगे. QR कोड्स, क्विक रिस्पॉन्स. QR कोड का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड्स. आर बार कोड्स
published in newspapers or billboards that can be scanned by a mobile phone camera and then linked directly through a website. अब यहाँ पर जो क्विक रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं वो बार कोड्स होते हैं और वो पब्लिश किए जाते हैं न्यूज़पेपर्स के द्वारा, यहाँ पर बिलबोर्ड्स होते हैं उसके द्वारा, और यहाँ पर ये स्कैन किए जाते हैं मोबाइल फोन्स के कैमरा के अंदर और यहाँ पर ये लिंक किए जाते हैं डायरेक्टली थ्रू अ वेबसाइट. QR codes can be used in promotional initiatives to allow target consumers to have quick access to a variety of information such as instant access to email addresses, phone numbers और बिजनेस कार्ड्स. अब यहां पर जो QR कोड्स हैं वो यूज किए जाते हैं प्रमोशनल एक्टिव इनिशिएटिव्स के लिए, ताकि वो अलाउ कर सकें अपने टारगेट कस्टमर्स को, टारगेट कंज्यूमर्स को, कि वो जो है वो यहां पर क्विक एक्सेस ले सकें वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को, जिसके अंदर आपके पास यहां पर जो है वो इंस्टेंट एक्सेस मिले उनको ईमेल एड्रेस की, फोन नंबर्स की और बिजनेस कार्ड्स की. तो ये है हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड्स और शॉर्ट कोड का. क्विक रिस्पॉन्स कोड, अ 2-dimensional मैट्रिक्स बार कोड. अब यहां पर जो क्विक रिस्पॉन्स कोड होते हैं बेसिकली वो यहां पर 2-dimensional मैट्रिक्स बार कोड्स होते हैं. QR कोड्स वर इन्वेंटेड इन जापान वेयर दे आर पॉपुलर टाइप ऑफ 2-dimensional कोड यूज्ड फॉर डायरेक्ट रिस्पॉन्स. अब यहां पर जो QR कोड्स हैं वो इन्वेंट हुए थे जापान में, जहां पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर टाइप साबित हुए 2-dimensional कोड की, जो कि यूज हुए डायरेक्ट रिस्पॉन्स के तौर पर. वाईफाई, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी. वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी. is the shorthand often used to describe a high speed wireless local area network. अब यहाँ पर जो है वाईफाई जो है बेसिकली वो यहाँ पर शॉर्ट हैंड जो है वो यूज किया जाता है यहाँ पर यूज करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हाई स्पीड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को. वाईफाई जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है डिप्लॉय करने के लिए, यहाँ पर ऑफिस को, होम्स एनवायरमेंट के लिए, और यहाँ पर ये जो है वो रिमूव करता है उन जरूरतों को जो कि केबलिंग की होती है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की होती है उन इसको यहाँ पर. However, it has attracted most attention for its potential for offering wireless access in airports, shopping centers, cities and towns without the need for a fixed connection. अब यहाँ पर ये जो है अट्रैक्ट करता है अटेंड करने के लिए यहाँ पर पोटेंशियल को, यहाँ पर उनके जो कि यहाँ पर ऑफर कर रहा है वायरलेस एक्सेस को, जैसे आपके पास एयरपोर्ट्स में होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स में ऑफर्स होते हैं, सिटीज में होंगे, टाउन्स में होंगे, और ये जो है विदाउट द नीड ऑफ फिक्स्ड कनेक्शन, यानी कि बगैर किसी फिक्स्ड कनेक्शन के जो है आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है उसको दे सकते हैं. Wi-Fi wireless fidelity, a high-speed wireless local area network enabling wireless access to the internet for mobile, office and home users. अब यहाँ पर ये जो है बेसिकली हाई स्पीड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो अनेबल कर रहा है आपके पास वायरलेस एक्सेस को इंटरनेट के अंदर, जो कि मोबाइल फोन के लिए यूज होगा, ऑफिस के लिए यूज होगा और होम यूजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं इंटरनेट को. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन एडिशन to mobile Wi-Fi access, internet access technologies for television and radio are available digitally. अब यहाँ पर जो आपके पास मोबाइल फोन्स हैं और जो आपके पास वाईफाई एक्सेस है वो इंटरनेट एक्सेस के टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली, जैसे कि आपके पास यहाँ पर टेलीविजन हैं, रेडियोज हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं डिजिटली. इंटरनेट टीवी और IPTV is increasingly popular and as bandwidth, download speeds and access devices improve, the number and range of users is increasing. अब यहाँ पर हमारे पास जो इंटरनेट टीवी हैं और जो IPTV हैं वो यहाँ पर इंक्रीजिंगली जो है यहाँ पर काफ़ी बड़े स्केल पे पॉपुलर हैं, और यहाँ पर जो उसकी बैंडविड्थ है, जो उनकी डाउनलोड स्पीड्स हैं और जो उनकी एक्सेस डिवाइसेस हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं, और जो नंबर ऑफ और जो आपके पास रेंजेस हैं यानी कि जो यूजर्स की रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. दिस टेक्नोलॉजी क्रिएट्स चैलेंजेस फॉर द डिजिटल मार्केटर्स एज दे नीड टू एक्सेस विच टेक्नोलॉजी देयर टारगेट ऑडियंस इज यूजिंग टू एक्सेस विच टाइप ऑफ कंटेंट, इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल सर्विसेज. अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिएट कर रही है चैलेंजेस को डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और यहाँ पर हमारे पास जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेस है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के उन्होंने टारगेट ऑडियंस को देखने के लिए, ताकि वो यूज़ कर सकें, एक्सेस कर सकें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, इंफॉर्मेशन और डिजिटल सर्विसेज को ऑनलाइन इंटरनेट पे. मार्केट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, the economic environment can have a critical impact on the success of companies through its effect on supply and demand. Companies must choose those economic influences that are relevant to their business and monitor changes. अब यहाँ पर हमारे पास मार्केट की जो कंप्लीट ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट की वो क्या है, द इकोनॉमिक एनवायरमेंट. अब जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है उसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इम्पैक्ट्स हैं सक्सेस के कंपनीज की,
और यहाँ पर जो अफेक्ट्स हैं सप्लाई के और जो डिमांड के वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. Companies must choose those economic influences that are relevant to their business and monitor changes. अब यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो चूज कर रही हैं इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है और यहाँ पर रेलिवेंट है उन बिजनेस के लिए और मॉनिटर कर रही है उन चेंजेस को. The impact of changes in demand can have far-reaching implication for digital marketing initiative as this will affect the strength of market growth. अब यहाँ पर ये इम्पैक्ट कर रहा है उन चेंजेस को जो कि इन डिमांड रीच कर रहे हैं. आपके पास यहाँ पर इम्प्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये इनिशिएटिव है कि वो अफेक्ट कर रहा है उस स्ट्रेंथ को जो कि मार्केट की ग्रोथ के अंदर है. Sophisticated technology enables companies to analyze purchasing patterns and forecast future demand. अब यहाँ पर हमारे पास जो sophisticated technology है जिसको हम enable कर रहे हैं कंपनीज को एनालाइज करने के लिए purchasing patterns को, और हमारे पास यहाँ पर forecast को future demand के लिए, यानी कि future demand क्या होगी कस्टमर्स की उसके अकॉर्डिंगली forecasting हम यूज करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस. But this is only part of the picture of consumption that drives modern global economies. अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा ना बड़े स्केल पार्ट एक पिक्चर है जो कि कंजप्शन कर रही है. आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ड्राइव्स की मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर क्या हो सकती हैं. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर चेंजेस टू ट्रेंड्स विच अफेक्ट मार्केट ग्रोथ. अब यहाँ पर ये जो है उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम मॉनिटर करें उन चेंजेस को उन ट्रेंड्स के अंदर जो कि हो रहे हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं मार्केट की ग्रोथ के अंदर, इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेक रियलिस्टिक प्रिडिक्शंस अबाउट हाउ कंज्यूमर्स एंड कंपनीज आर गोइंग टू बिहेव इन द फ्यूचर. अब यहाँ पर हमारे पास इन ऑर्डर टू एबल यानी कि हम यहाँ पर किस तरीके से रियलिस्टिक प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, किस तरीके से कंज्यूमर्स आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कंपनीज जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं फ्यूचर में. इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन. द प्रीवियस सेक्शन हैज आइडेंटिफाइड key economic factors and consider their potential impact for digital marketers and the online trading environment. अब यहाँ पर जो previous section है उसके अंदर आइडेंटिफाई हो चुका है कि यहाँ पर जो की इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से कंसीडर करेंगे पोटेंशियल इम्पैक्ट के बाद के जो डिजिटल मार्केट्स के ऊपर हो रहा है और यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग एनवायरमेंट क्या होगा. देयर आर क्लोज लिंक्स बिटवीन इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन ऑन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस. अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज लिंक है इकोनॉमिक फैक्टर्स के दरमियान और इंटरेस्ट रेट के दरमियान और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के दरमियान और इंटरेस्ट यानी कि सूद के दरमियान. यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो महंगाई है वो यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी एक्सप्लोर पॉलिटिकल फोर्सेज इन रिलेशन टू डिजिटल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट. अब यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर एक्सप्लोर होगा कि पॉलिटिकल फोर्सेज जो है वो किस तरीके से रिलेशन में डिजिटल ट्रेडिंग के इन्वायरमेंट के लिए. इंटरनेट गवर्नेंस. इंटरनेट गवर्नेंस रेफर टू द कंट्रोल पुट इन प्लेस टू मैनेज द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड इट्स यूसेज. अब यहाँ पर जो इंटरनेट गवर्नेंस है वो किस तरीके से रेफर कर रही है कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर प्लेस करने के लिए, उस मैनेज करने के लिए उस ग्रोथ को जो कि इंटरनेट के अंदर और उसके यूसेज के अंदर हो रही है. गवर्नेंस इज traditionally undertaken by government, but the global nature of the internet makes it less practical for a government to control online. अब यहाँ पर हमारे पास जो गवर्नेंस है वो ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा अंडरटेकिंग है उसके किसके गवर्नमेंट के बाद. अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्लोबल नेचर है इंटरनेट का वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेस प्रैक्टिकल है क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है ऑनलाइन. No one runs the internet, and while there are many individuals, businesses and organizations that have a vested interest in ensuring the stability of the internet, there is no central governing body. अब यहाँ पर हमारे पास जो इंटरनेट है बेसिकली वो यहाँ पर रन हो रहा है और यहाँ पर सभी इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही बड़े स्केल पे बहुत ही वास्ट इंटरेस्ट के साथ इसको जो है वो इंश्योर करना चाहते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट की स्टेबिलिटी होगी और यहाँ पर इसको जो है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर गवर्न नहीं कर रही. इंटरनेट गवर्नेंस यानी कि इंटरनेट गवर्नेंस का मतलब है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट को कौन गवर्न कर रहा है, कौन इंटरनेट को चला रहा है. बेसिकली इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है. सबसे मजे की बात यह है कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ द इंटरनेट. अब यहाँ पर कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ द इंटरनेट यानी कि ऑपरेशन का कंट्रोल और इंटरनेट का यूज. द नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल. अब यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है. द नेट और नेटवर्क न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल
enshrines equal access to the internet such that telecom provider do not discriminate access to data or connectivity for different users based on their type और अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पर जो नेट है या फिर आपके पास नेटवर्क न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स है वो इंश्राइन कर रहा है आपके पास इक्वल एक्सेस के लिए कि सभी लोगों के लिए जो वो इक्वल एक्सेस होनी चाहिए इंटरनेट की, और ये जो है वो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर इसको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे इनकी एक्सेस को, यानी कि एक्सेस ऑफ डेटा को और कनेक्टिविटी को थ्रू डिफरेंट यूजर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट टाइप और अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म्स कि कहां पे वो विजिट कर रहे हैं। ओके, ये है हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, रिस्ट्रिक्शन access to streaming services for people who cannot afford higher fee violates net neutrality। अब यहां पर हमारे पास जो डिफरेंट यूजर्स हैं, जो आपके पास यहां पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं स्ट्रीम ऑफ सर्विसेज को लोगों के लिए कि वो यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकते हायर फीस वॉयलेट्स को नेट न्यूट्रलिटी के अंदर। द मोस्ट कॉमन context for net neutrality is the desire by some telecommunication companies and ISPs to offer tied access to particular internet services। अब यहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कॉन्टेक्स्ट है नेट न्यूट्रलिटी का, वो डिजायर है कि भाई यहाँ पर जो आपके पास जो कुछ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जो ISPs हैं, जो कि ऑफर कर रही हैं टाइड एक्सेस कि भाई किसी भी पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विसेज के अंदर। हाउ नेट न्यूट्रलिटी इज इंप्लीमेंटेड डिफर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब यहां पर जो नेट न्यूट्रलिटी है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाएगी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन of equal access to different internet services by telecommunication service providers। अब यहाँ पर जो नेट न्यूट्रलिटी है वो यहाँ पर बेसिकली एक प्रिंसिपल है जो कि प्रोविजन है इक्वल एक्सेस के लिए कि जितने भी यूजर्स हैं उन सभी के लिए इंटरनेट की जो एक्सेस है उसको इक्वल रखा जाए, और जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर्स के हाथ में आ गई है। लीगल एक्टिविटीज कैन बी कंसीडर्ड इन एथिकल। Digital marketers should be compliant with the law and adhere to ethical standards, but the rate of the technological innovation is rapid and consequently the law is often unclear। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटर्स हैं वो यहाँ पर कंप्लाइंट कर रहे हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एडियर हैं उस एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो कि यहाँ पर आ रहे हैं रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर, बिल्कुल रैपिड और कॉन्स्टेंट लॉ के साथ, जो कि काफी ज्यादा अनक्लियर है। इन दिस केस मार्केटर्स नीड टू tread carefully since unethical action can result in serious damage to the reputation of a company and negative sentiment can result in a reduction in online audience or sales। अब यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर ये केस है कि जो मार्केटर्स हैं उनको ये ज़रूरत है इस चीज़ को ध्यान में रखने की कि कोई भी अनएथिकल एक्शन जिसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और उनकी जो कंपनी की रेपुटेशन है और जो कंपनी के कंप्लीट सेंटीमेंट है वो दोनों नेगेटिव रिजल्ट की फॉर्म में सामने आ सकते हैं, जिसमें उनकी सेल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्ट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है, और जो उनकी ऑडियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट। एथिकल स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स दैट आर मोरली एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हैं और जो बिहेवियर्स हैं वो भी यहाँ पर मोरली काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल्स हैं इसी सोसाइटी के लिए। डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ। प्राइवेसी रेफर्स टू अ मोरल राइट टू इंडिविजुअल्स टू अवॉइड इंट्रूजन इनटू द पर्सनल अफेयर बाय देयर पार्टीज, थर्ड पार्टीज बेसिकली। तो ये जो प्राइवेसी है वो रेफर कर रही है मोरल राइट्स को जो कि इंडिविजुअली अवॉइड कर रहे हैं इंट्रूजन को और इंटरपर्सनल अफेयर्स को थर्ड पार्टीज के लिए। प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डेटा सच एज आर आइडेंटिटीज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब यहाँ पर जो प्राइवेसी है पर्सनल डेटा की, जैसे कि आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटीज है, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, और यहाँ पर मेजर कंसर्न है कंज्यूमर्स के लिए पर्टिकुलरली वो यहाँ पर ड्रामेटिक है इंक्रीज आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी की पहचान को चोरी करना। थेफ्ट का मतलब है चोरी करना, किसी को चुराना। प्राइवेसी, आइडेंटिटी थेफ्ट और वायरल मार्केटिंग। प्राइवेसी, a moral right of individual to avoid intrusion into their personal affairs। अब यहाँ पर जो आपके पास मोरल राइट्स हैं इंडिविजुअल वो क्या करता है वो अवॉइड कर रहा है इंट्रूजन को पर्सनल अफेयर्स के लिए। आइडेंटिटी थेफ्ट, द मिस अप्रोप्रिएशन
of the identity of another person without their knowledge or consent. अब यहाँ पर जो आपके पास मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है आइडेंटिटी किसी भी दूसरे पर्सन के लिए, तो वो काफी ज्यादा नॉलेज के बगैर और काफी ज्यादा कॉन्सेंट है. वायरल मार्केटिंग. A marketing message is communicated from one person to another, facilitated by different media such as word of mouth, email or website. It implies rapid transmission of messages is intended. अब यहाँ पर जो वायरल मार्केटिंग है, अब यहाँ पर जो बेसिकली मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग का मैसेज क्या है कि वो कम्युनिकेट कर रहा है आपके पास एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और यहाँ पर वो फैसिलिटेट कर रहा है डिफरेंट मीडिया को, जैसे कि आपके पास यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ, जैसे कि आपने मुंह से बोल दिया हो, आपने ईमेल्स के थ्रू बोला हो, अपने वेबसाइट के थ्रू बोला हो, और आपने जो है इंप्लाई किया हो रैपिड ट्रांसमिशन मैसेजेस को, जो कि काफी ज्यादा इंटेंड होगा, यानी कि बढ़ गए. अफेक्टिव ई कॉमर्स रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग balance between the benefits the individual customer will gain from their online experience through providing personal information and the amount and the type of information that they are prepared for companies to hold about them. अब यहाँ पर हमारे पास जो effective e-commerce है उसको required है कि वो establish करें बैलेंस को, यानी कि जो benefits हैं और जो individual customers हैं कि वो जो गेन कर रही हैं, और यहाँ पर जो उनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस है उसके लिए प्रोवाइड करें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, और जो अमाउंट है और जो उनकी टाइप है बेसिकली इन्फॉर्मेशन की, उसको भी जो है प्रिपेयर करें ताकि जो कंपनी है वो होल्ड कर सके उन सबको. ओके. कंटेंट इन्फॉर्मेशन. दिस इज द नेम, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज वेबसाइट एड्रेस. अब यहाँ पर जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन है यानी कि वो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल को फिल करना है. इसके अंदर क्या है, दिस इज अ नेम. अब इसमें नेम आएगा, पोस्टल एड्रेस आएगा, ईमेल आएगा, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास है वेबसाइट एड्रेस. ये सब चीजें आएंगी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में. प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन. दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कस्टमर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेगमेंटेशन. अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स के बारे में होगी, कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में होगी, ताकि उसके बाद उसको जो है हम यूज कर सकें सेगमेंटेशन के लिए. यानी कि सेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़े करना. डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं, किसी को फ्रूट पसंद होता है ऑनलाइन खरीदना, किसी को कंप्यूटर्स पसंद होते हैं, किसी को कॉस्मेटिक्स की अकॉर्डिंग. तो इस तरीके से सेगमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर्स की. उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको आइडेंटिफाई करके उससे रेलिवेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें और हमारी वेबसाइट पर भी शो कर सकें. तो इसीलिए सेगमेंटेशन कस्टमर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर इंक्लूड होगी उसकी एज, उसका सेक्स और सोशल ग्रुप, उसके कंज्यूमर्स और कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है, और जो इंडिविजुअल रोल है उस बिजनेस कस्टमर्स का, वो भी यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज आ जाएंगी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में. थर्ड वन इज प्लेटफॉर्म यूसेज इंफॉर्मेशन. थ्रू वेब एनालिटिक्स सिस्टम्स इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ब्राउजर्स एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन यूज्ड बाय साइट यूजर्स. अब यहाँ पर ये जो है वो एक वेब एनालिटिक्स सिस्टम्स के अंदर ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि कलेक्ट कर सकें इंफॉर्मेशन को ऑन टाइप कंप्यूटर्स, ब्राउजर्स, स्क्रीन रेजोल्यूशन, जो कि यूज होगी आपके पास साइट यूजर के लिए. बिहेवियर इंफॉर्मेशन ऑन सिंगल साइट. दिस इज परचेज हिस्ट्री एंड द होल ऑफ द बाइंग प्रोसेस. अब यहां पर ये जो है क्या बताएगा कि परचेज हिस्ट्री क्या है और पूरा जितना भी उसका बाइंग प्रोसेस है यानी कि खरीदने का तरीका है वो किस तरीके का है. ठीक है. बिहेवियरल इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल साइट्स. पहले सिंगल साइट से अब मल्टीपल साइट्स है. This can potentially show how a user access multiple sites and responds to adverts across sites. अब यहाँ पर हमारे पास जो यूजर्स हैं वो किस तरीके से पोटेंशियली जो है यहाँ पर देख रहा है, एक्सेस कर रहा है मल्टीपल साइट्स को, रिस्पॉन्ड कर रहा है एडवर्ट्स अक्रॉस साइट्स. Typically these data are collected and used through an anonymous profile based ऑन कुकी और IP एड्रेसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल. अब यहाँ पर हमारे पास टिपिकली जो है डेटा जो कि कलेक्टेड है और यूज हो रहा है थ्रू एनोनिमस प्रोफाइल बेस्ड ऑन कुकीज और IP, यानी कि उसकी कुकीज के अकॉर्डिंग, उसके IP एड्रेस के अकॉर्डिंगली, जो कि रिलेटेड नहीं है इंडिविजुअल ने. सोशल फोर्सेज आर क्लोजली लिंक्ड विद कल्चर एंड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग. अब यहाँ पर जो सोशल फोर्सेज है वो क्लोजली लिंक्ड होती है कल्चर के साथ, और वो यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन भी रखती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर. ब्रॉडली स्पीकिंग द
key factors that make up these forces are social communities based on demographic profile, social inclusion and cultural factors. अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसके अंदर आता है बहुत सारे और फैक्टर्स, जैसे ब्रूडली अगर स्पीकिंग अगर बड़े लेवल पे बात करें तो इसके अंदर जो की फैक्टर्स हैं उसमें आ जाते हैं आपके पास यहाँ पर सोशल कम्युनिटीज जो कि बेस्ड होती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर, सोशल इंक्लूजन के ऊपर और कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर. Our interest here is in the wider impact of demographic influence changes in populations. अब यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली वो यहाँ पर वाइड इम्पैक्ट करता है डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस के ऊपर जो कि चेंज कर रहा है पॉपुलेशन को. Why? This is important is that the size and growth rates of population have implication for digital marketing strategy and planning. अब यहाँ पर हमारे पास ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसका साइज, उसका ग्रोथ रेट जो कि पॉपुलेशन के अंदर आता है, और यहाँ पर क्या इंप्लीकेशंस है डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के अंदर और प्लानिंग के अंदर इसकी. वन हाईली इंपॉर्टेंट शिफ्ट इन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ओवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन एन अर्बन सेटिंग. अब यहाँ पर हमारे पास जो डिजिटल मार्केटिंग की प्लानिंग जो आपके पास यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट शिफ्ट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर, पूरी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम सिर्फ 50% पॉपुलेशन जो है वो जी रही है अर्बन सेटिंग्स के साथ. सोशल इंक्लूजन. द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट हैज ऑल्सो कंसर्न मेनी commentators because the internet has the potential effect of accentuating differences in quality of life both within a society in a single country and between different nations. अब यहाँ पर जो सोशल इम्पैक्ट है हमारा इंटरनेट का वो कंसर्न करता है कमेंटेटर्स के ऊपर बिकॉज ऑफ द इंटरनेट द पोटेंशियल अफेक्ट ऑफ द एसोसिएटेड डिफरेंसेस, जिसकी वजह से जो इंटरनेट है वो उसका पोटेंशियल अफेक्ट पड़ रहा है, अपना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, बोथ विद इन अ सोसाइटी इन अ सिंगल कंट्री एंड बिटवीन डिफरेंट नेशंस. और उसके बाद आपके पास ये जो है आता है बोथ सोसाइटी, यानी कि आपके पास जो सिंगल कंट्री है और जो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट नेशंस हैं उसके अंदर, और एसेंशियली क्रिएट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को ताकि वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के साथ ले सकें, और यहाँ पर एसोसिएट कर रहा है सोशल एक्सक्लूजन को. और यहाँ पर हमारे पास ये भी एक पार्ट है सोसाइटी का कि वो किस तरीके से एक्सक्लूड कर रहा है डिफरेंट फैसिलिटीज़ को जो कि अवेलेबल हैं और वो रिमाइंडर्स हैं हमारे पास, और यहाँ पर हमेशा रहेगी आइसोलेटेड, यानी कि सो बिकम्स आइसोलेटेड, और जो कि होगी आइसोलेटेड. ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट सोशल इंक्लूजन. ओके, तो फाइनली हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट 3 जो है वो यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, और हमने जो इस पार्ट 3 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने बात की टॉपिक्स की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और आई होप कि आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप लोग जो है इसको पूरा देखोगे, पूरा देखोगे तो पूरा समझोगे. ठीक है, ये है हमारे पास कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारी डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट 3 का, और उसके अंदर में सारी डिजिटल मार्केटिंग के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सभी को हमने कवर किया, उन सभी को हमने एक्सप्लेन किया, और आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी सीखेंगे आगे आने वाले डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट 4 में. तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड.